ठीक है। यस मैम। चलो, हम लोग ने DTAA कर लिया, हम लोग ने ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए। अब अपन आते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, दैट इज अप्पा पे। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग में हमने क्या देखा, सेक्शन नंबर 92, दीक्षा ज्वाइन, सेक्शन नंबर 92 देखा, जिसमें ये बोला है कि जब भी क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजंस उस पर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो 92 में दिया है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एटलीस्ट वन शुड बी व्हाट, नॉन रेसिडेंट। फिर इसके बाद आता है कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज क्या है, तो 92A में एक लंबी सी लिस्ट दी है कि 26% और मोर की वोटिंग पावर होगी, 2 लोगों के लिए भी अगर वो करेगा तो आपस में कॉमन होल्डिंग होगी, मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, या फिर एक क्या होगा, एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट किया होगा, या फिर 2 एंटरप्राइज में आप ऐसा कर रहे हो तो भी आपस में ये क्या हो जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि अगर वो लोग बोरोविंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे को लोन देते हैं 51% और उससे ज्यादा बुक वैल्यू का, या फिर क्या करते हैं, आउटस्टैंड उनको गारंटी देते 10% या उससे ज्यादा की, या फिर क्या है, होली होली याद रखना वर्ड, होली पेटेंट कॉपीराइट वगैरह पे डिपेंड करते हैं, या फिर एक मैन्युफैक्चर करता है दूसरे को सेल करता है, प्राइस इन्फ्लुएंस हो रहा है, रॉ मटेरियल 90% है उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे दूसरे एंटरप्राइज की, एंड अगेन क्या है, प्राइस इन्फ्लुएंस होता है, तो इन सब चीजों में क्या माना जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज। एज वेल एज एक एओपी है, दूसरा क्या है, एक एओपी है और दूसरे में उसको क्या मिल रही है, एक दूसरे एंटरप्राइज को 10% और मोर का इंटरेस्ट मिल रहा है या प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है, तो भी ये क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। फिर इसके बाद आएगा मैम, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ हो जाए, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट भी हो जाए, तो क्या होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन होंगे और आर्मलेंथ प्राइस पे सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। आर्मलेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमने 92C देखा था, जिसमें कॉस्ट प्लस मेथड थी, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड थी, उसके बाद हमारा रिटेल सेल्स प्राइस मेथड था, प्रॉफिट शेयरिंग मेथड था, ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड था। ये 5 मेथड थे और पांचों के क्या थे, क्वेश्चन थे। तो आई होप वहां तक तुमने रिवाइज किए होंगे क्वेश्चन, और नहीं किए तो तुमको दिक्कत बाद में आएगी, अभी साथ साथ छोटा छोटा क्यूमुलेटिव करते जाओ तो अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद इसमें आता है रेंज कॉन्सेप्ट था कि अगर मैम ऑनलाइन प्राइस अगर 5 होगी तो क्या होगा, 5 होगी तो एवरेज ले लो। 3% का गैप देखा था एक जगह, जहां पे अगर 3% का अगर इन लोग का डिफरेंस है चलेगा, 1% का होलसेल में चलेगा, और उसके बाद चलेगा ही नहीं अगर क्या हो, तुम नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया वालों से क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो कोई भी सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस तो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन उनको कुछ भी गैप नहीं चाहिए, एग्जैक्ट जो आना चाहिए वही की वही क्या होगा, अमलन प्राइस हो जाएगा। नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया में ये देखा था कि 30% या फिर जो रेट्स प्रिस्क्राइब किए विच एवर इज हायर से ही क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा, और मान लेंगे कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, एसोसिएट के बीच में हुआ है, और अगर तुम सोर्स नहीं बता पाते या सोर्स का सोर्स भी नहीं बता पाते हो, तो ये सारी तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी। ये था नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया। रेंज कॉन्सेप्ट बोलता है जब 5 के ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लो, चीजों को अरेंज कर लो, उसके बाद 45% एंड 75% करके देख लो। निशांत हाँ कर रहा है। 35% एंड 65% करके देखो, अगर 35% फ्रैक्शन है, 65% फ्रैक्शन है, उसको क्या करो, आगे की तरफ राउंड ऑफ करो, और उसके आगे जो आर्मलेंथ प्राइस है वो रेंज स्टार्ट होगा, और 65 के आगे जो आर्मलेंथ प्राइस है उससे रेंज एंड होगा। अगर इसके बीच में तुम्हारा ट्रांजेक्शन वैल्यू आता है तो हाँ भैया यही है तुम्हारी क्या ट्रांजेक्शन वैल्यू या आर्मलेंथ प्राइस है, नहीं आता तो मुझे 50% देखना होता है। फिर मैम होल नंबर पे क्या करना है, होल नंबर पे भी तुमको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है। नहीं है डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे भी असेंडिंग है, तो यहाँ पे पहले होल, इसमें भी क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर 35, फिर 65 करो, फिर इसके बाद इसके सामने जो वैल्यू होगी, सपोज 13 आया तो 13 के सामने की वैल्यू और उसके आगे 14 के सामने की वैल्यू, दोनों का एवरेज लो, ये स्टार्टिंग है, और ऐसा ही हमको क्या करना है, 65 में करना है। अगर वहां सपोज 17 आया तो 17 और 18 के सामने की वैल्यू का एवरेज लो, ये स्टार्टिंग एंड पॉइंट हो गया।
फिर इसके बाद मैम अगर इसके बीच में आ गए तो यही तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू आर्म लेंथ प्राइस है। इसके बीच में अगर तुम नहीं आते हो तो फिर क्या मान लिया जाएगा, अगर इसके बीच में नहीं हो तो फिर से हमको मीडियन लेना पड़ेगा, और मीडियन लेके ही हम क्या निकालेंगे, आर्म लेंथ प्राइस तुम्हारी निकाल के चलेंगे। फिर इसके बाद आता है कि मैम 3 साल के डेटा कौन से होंगे। 3 साल के कोई भी तुम्हारी मर्जी के तुम क्या कर सकते हो, डेटा ले सकते हो। मेरे पॉज का मतलब समझ रहे हो कि मैंने गलत बोला है। 3 साल का क्या मैं कोई भी डेटा ले सकती हूँ कि नहीं, एक करंट ईयर ही होगा और उसके पहले के 2 ईयर ही होंगे। इसमें तुम नई इंडस्ट्री इंक्लूड कर दो चलेगा, बाहर निकाल दो किसी को जो काम का नहीं है चलेगा। कोई 2 साल के लिए ही है तो भी आ सकता है, कोई 1 साल के लिए आया है तो भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो, मतलब जो भी प्रॉफिट दिया है डिवाइड बाय सेल्स, या फिर जो भी कॉस्ट परसेंटेज निकल सकता है निकालो। ये परसेंटेज को फिर वही असेंडिंग ऑर्डर करो, फिर 35-65% करो, और 3 साल के डेटा का भी क्या निकल सकता है, आर्म लेंथ प्राइस निकल सकता है। तो फाइनली ट्रांजैक्शन प्राइस तक की चीजें हमारी खत्म हो गई यहाँ पे। फिर हमने ये देखा था अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड मैम अप्लाई नहीं की, हमने डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं किए, डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किए, इन्फॉर्मेशन रिलायबल करेक्ट यूज नहीं की, तो एओ भाई साहब आएंगे। और सीखा था एओ कौन होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, डेप्यूटी कमिश्नर होता है, ज्वाइंट कमिश्नर होता है, और असिस्टेंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर होता है। ये एओ बोलेगा मैं हूं ना, मैं तुम्हारी क्या निकालूंगा आर्म लेंथ प्राइस, और इन भाई साहब से नहीं हुआ तो ये टीपीओ के पास भागेंगे और बोलेंगे कि हम इनकी क्या करो, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करो। टीपीओ का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग जरूर होगा, लेकिन सिर्फ एओ तक ही बाइंडिंग होगा, वो एसएससी पे भी बाइंडिंग नहीं होता है, वो सीआईटी पे भी बाइंडिंग नहीं होता है। अब जैसे ही तुम टीपीओ पे जाओगे तो 1 साल 12 मंथ्स एक्स्ट्रा तुमको क्या मिलेगा, एओ को असेसमेंट खत्म करने के लिए मिलेगा, और अभी तक असेसमेंट खत्म हो चुका है तो फ्रेश 12 मंथ्स उसको मिल जाएंगे। टीपीओ जब डिसीजन देगा तो इतना जल्दी दो कि कम से कम हमारे एओ के पास 60 डेज बचने चाहिए। अगर मेरे एओ के पास 60 डेज नहीं बच रहे और 40 डेज ही बच रहे तो उसको क्या कर देंगे, +20 डेज और देके राउंड ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 60 उसको कर दिया जाएगा। तो ये पूरा खत्म हो गया हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का पूरा प्रोविजन, और यहीं तक चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आएगी ही, किसी भी फॉर्म में आएगी लेकिन एग्जाम में आएंगी ही आएंगी ये। अब आते हैं हम एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, दैट इज अप्पा। मैम अप्पा क्या होता है, तो अप्पा का नाम अगर तुम समझो तो क्या लिखा है, सादा सिंपल सी बात ही बार बार वो क्या बोल रहा है, अप्पा का मतलब क्या है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अप्पा का नाम ही क्या है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, मतलब कि एडवांस में हम उनसे पूछ रहे हैं कि प्राइसिंग क्या रखनी होगी किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की। अप्पा जब भी एंटर होता है, सीबीडीटी अप्पा एंटर करती है किसके साथ, एसएससी के साथ, लेकिन परमिशन किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ सीबीडीटी के साथ एसएससी क्या करता है, एंटर करता है अप्पा में, और परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। अब यहाँ पे नाम क्या लिखा है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस में हम सीबीडीटी से पूछने जा रहे हैं कि प्राइस क्या रखना है। बाद में आर्म लेंथ प्राइस बार बार निकालने की झंझट मत रखो, तुम ही बता दो कि प्राइस क्या होना चाहिए। और ऑब्वियसली पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग तो लगता ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे है, इसका मतलब अप्पा एंटर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। तो हम पूछ रहे हैं एडवांस में कि बताओ कि क्या प्राइस रखनी है किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अप्पा में एंटर करते हैं, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, और क्यों एंटर कर सकते हैं हम अप्पा में, अप्पा में आप एंटर कर सकते हो, एक तो वो डायरेक्ट एब्सोल्यूट टर्म बताएगा, एब्सोल्यूट कि ये होनी चाहिए तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस, या फिर वो क्या बताएगा, मैनर की कैसे तुमको क्या करना है, आर्म लेंथ प्राइस अपनी कैलकुलेट करनी। या तो वो मैनर बताएगा कि किस तरह से तुम क्या करोगे, अपनी आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करोगे, या तो एब्सोल्यूट टर्म में क्या बता देगा, आर्म लेंथ प्राइस। तीसरा, अब नया अमेंडमेंट है और वो बोलते हैं कि अब क्या हो सकता है, सेक्शन नंबर 9 जो है, सेक्शन नंबर 9 में बार बार बता चुकी हूँ, इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया जो होता है वो सेक्शन नंबर 9 होता है। तो बोलते हैं सेक्शन नंबर 9 में जब मान लिया जाता है ना कि भाई तुम्हारी इनकम इंडिया में अक्रू हो चुकी है,
तो वो इनकम कितनी अक्रू हुई है इंडिया में, वो उसके लिए भी अब क्या किया जा सकता है, अप्पा एग्रीमेंट एंटर किया जा सकता है। तो अप्पा एग्रीमेंट एंटर हो सकता है एब्सोल्यूट टर्म के लिए, मैनर के लिए, या फिर सेक्शन 9 में इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया हो रही है उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हम अप्पा के एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। अब मैम कितने साल के लिए अप्पा एंटर किया जा सकता है, तो अप्पा जो है एंटर किया जा सकता है मैक्सिमम फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए ही क्या होता है, अप्पा एंटर होता है। नहीं मैम 6 इयर्स करना है, नहीं कर सकते। 7 करना है, नहीं कर सकते। 4 करना है, कर सकते हो। 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम कितना लिखा है, 5 इयर्स। 5 इयर्स के लिए तो कम से कम आपको क्या है, 6 साल के लिए एंटर नहीं कर सकते। मिनिमम आप क्या करो, 1 पे चले जाओ, 2 पे चले जाओ, लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकते हो, सिर्फ 5 तक जा सकते हो। अप्पा का मैम जो भी डिसीजन होगा वो किस पे बाइंडिंग होगा, अप्पा इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो रहा है, सीबीडीटी बता रही है ये होगी तुम्हारी आर्मलैंड प्राइस, सीबीडीटी बता रहा है ये मैनर होगा। तो अप्पा जो है, अप्पा का डिसीजन कहाँ कहाँ बाइंडिंग होता है, तो बोलते हैं ये जो अप्पा है इसका डिसीजन बाइंडिंग होगा ऑन पर्सन, उस पर्सन पे जिसने क्या किया है, एंटर किया है ट्रांजैक्ट, ये अप्पा में मैंने साइन किया है अप्पा के लिए, तो मुझ पे ही क्या हो सकता है, बाइंडिंग हो सकता है, मेरे भाई पे बाइंडिंग नहीं हो सकता, भले ही वो सेम बिजनेस क्यों ना कर रहा हो, सेम ट्रांजैक्शन भी क्यों ना हो। तो पर्सन जो एंटर करता है सिर्फ उसी पे अप्पा क्या होता है, बाइंडिंग होता है। दूसरा, अप्पा किस पे बाइंडिंग होगा, अप्पा बाइंडिंग होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी पे। अप्पा किस पे बाइंडिंग होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग होगा अप टू द लेवल ऑफ, अप टू लेवल ऑफ सीआईटी। इसका मतलब अब सीआईटी तक, पूरा इनकम टैक्स अथॉरिटी सीआईटी तक जाती है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो बोलते हैं पूरे इनकम टैक्स अथॉरिटी पे क्या होगा, ये बाइंडिंग रहेगा अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी। मैम आईटेट पे क्या ये बाइंडिंग हो सकता है, अरे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आईटेट आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है। इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल इज नॉट योर इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो इस पे ये बाइंडिंग नहीं हो सकता। मैम सीआईटी ऑफ अपील पे बाइंडिंग हो सकता है क्या, सीआईटी ऑफ अपील भी आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उस पे भी बाइंडिंग रहेगा। तो अप्पा 5 साल के लिए मैक्सिमम होता है, उसके आगे आप नहीं जा सकते, उससे कम पे आप रह सकते हो। बाइंडिंग किस पे होगा, बाइंडिंग होगा उस पर्सन पे जिसने साइन किया है, जो एंटर कर रहा है सिर्फ उसी पर्सन पे बाइंडिंग होगा। फिर उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग होगा अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी, पर आईटेट पे नहीं होगा, सीआईटी ऑफ अपील पे होगा, क्योंकि वो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी ही कहलाती है। फिर इसके बाद मैम अप्पा का जो डिसीजन आया है कब तक बाइंडिंग रहेगा, तो अप्पा का डिसीजन तब तक बाइंडिंग रहेगा जब तक लॉ में कोई चेंजेस ना आ जाए। 5 साल आपने एंटर किया, 5 साल आप पे वही रहेगा, लेकिन अगर लॉ ही चेंज हो गया, अगर क्या हो गया, लॉ चेंज हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर अप्पा आप पे बाइंडिंग नहीं रहेगा। मैम ये अप्पा वालों को पता चल गया, क्या पता चल गया, हमने तो क्या किया है, फ्रॉड किया है, हमने तो क्या किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है चीजों का। तो अगर उनको पता चल गया कि ड्यू टू फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, या सप्रेशन आपने किया है और उसको दिखा के अप्पा में एंटर कर रहे हो, तो अप्पा क्या मान लिया जाएगा, वॉइड एब इनिशियो मान लिया जाएगा। अब ये टर्म तो हम सीपीटी से पढ़ रहे हैं कि वॉइड एब इनिशियो क्या होता है, मतलब शुरू से ही मान लिया जाएगा कि आप कभी अप्पा में एंटर ही नहीं हुए हो। अब सपोज करो 1 अप्रैल को मैंने अप्पा में एंटर किया, 1 अप्रैल है, मैं क्या करी, अप्पा में एंटर करी। उसके बाद पता कब चला इनको, 7 जुलाई को इनको पता चला कि क्या हुआ है, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट हुआ है, ये जाके पता चलता है 7 जुलाई को। तो बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे उस पे क्या हो गया है, अप्पा ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। हाँ, अब 7 जुलाई से आगे हम इसको क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। तो बोलते हैं ये जो टाइम है, कौन सा टाइम, ये जो टाइम है जहाँ पे अप्पा ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, इसको क्या करना, जो असेसमेंट का टाइम लिमिट है उसमें से माइनस कर देना। क्यों इस टाइम को हटा दो, क्योंकि हमारे एओ को यहाँ पे फिर वर्किंग
करनी पड़ेगी, फिर वर्किंग करके अप्पा कैंसिल करके नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई करने पड़ेंगे। तो असेसमेंट के टाइम लिमिट में से ये टाइम हटा दो, उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 7 जुलाई तक तो वही प्रोविजन लगे थे जो अप्पा के थे। इन्हें नहीं पता था कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट हुआ है। तो अब यहाँ तक फिर से नॉर्मल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। मैम नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए तो इसका मतलब वही हो गया ना, वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही वापस इस पे क्या कर दिया, रिवर्स कैलकुलेशन करके वापस नॉर्मल प्रोविजंस इसको क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। इसलिए असेसमेंट प्रोसीजर का टाइम जो भी होगा उसमें से इतना टाइम जिस दिन अप्पा एंटर किया और जिस दिन नॉलेज आया कि फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, जिस दिन अप्पा एंटर किया और जिस दिन आपको नॉलेज आया कि फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट है, वो टाइम लिमिट क्या कर दी जाती है, हटा दी जाती है। किसमें से, असेसमेंट के टाइम लिमिट में से। तो ये क्या है तुम्हारा ओवरऑल अप्पा। अप्पा में अभी अभी अपन ने क्या देखा, अप्पा में सबसे पहले हमने देखा कि अप्पा एंटर करते हैं हम, सीबीडीटी एंटर करता है एसएससी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके, मतलब उसकी परमिशन के साथ। सेकंड क्या आता है सेकंड आता है कि क्यों एंटर होता है, इंफॉर्मेशन अगर वो बताएगा कि अप्पा तुमको क्यों, क्या एब्सोल्युटली अप्पा आर्म लेंथ प्राइस क्या होगी, तुम्हारा मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस क्या होगा। फिर थर्ड वो ये बताता है कि सेक्शन नंबर 9 में जो इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया हुई है वो कितनी होनी चाहिए, ये सब अप्पा बताएगा। इस पे अभी कोई प्रिस्क्राइब चीजें आई नहीं, बस इतना बोला है कि सेक्शन 9 के लिए भी आप अप्पा एंटर कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है मैम अप्पा में एंटर करना कितने टाइम के लिए, एटलीस्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, कम से कम नहीं बोल रही हूँ, मैक्सिमम तुम 5 साल के लिए हो सकते हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। किस पे बाइंडिंग होगा ये अप्पा पप्पा, तो बोलते हैं कि जिसने साइन किया है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी इन्होंने केस स्टडी दे के रखी है, जो इंसान साइन करेगा अप्पा, उसी पे अप्पा एप्लीकेबल है, किसी और पे नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो जाए, एक्स वाई कंपनी है, एक्स एंड वाई क्या है, कंपनी है, एक्स वाई कंपनी आगे जाके क्या हो जाती है, डीमर्ज होके एक एक्स कंपनी बन जाती है और एक वाई कंपनी बन जाती है। अब दोनों इंडिविजुअली कंपनी अलग हो गई, एक एक्स कंपनी हो गई और एक क्या हो गई, वाई कंपनी हो गई। सबसे पहली चीज क्या मैम, यहाँ पे अप्पा के प्रोविजन अब एक्स पे भी लगेंगे और वाई पे भी लगेंगे, तो यहाँ लगेंगे क्योंकि पहले भी एक्स वाई साथ में थी और इन दोनों ने साइन किया था। अब एक्स भी वही है, वाई भी वही है, लेकिन उल्टा, पहले एक्स कंपनी अलग थी, वाई कंपनी अलग थी, इन्होंने इंडिविजुअली अप्पा एंटर किया और अब ये लोग साथ आ गए, अब एक्स वाई बन गए। क्या अब अप्पा इन पे एप्लीकेबल हो सकता है, नहीं, क्योंकि साइन करते वक्त एक्स इंडिविजुअल था, वाई इंडिविजुअल था, पर जब एक्स वाई कंपनी साथ में थी तब ये लोग एक थे, इन्होंने साइन किया था, अब जाके वो अलग हुए हैं, तब तो अप्पा लगता है। लेकिन जब दो अलग अलग कंपनी एक हो जाती है तब अप्पा एप्लीकेबल नहीं होता है, उनको फ्रेशली अप्पा में क्या करना होता है, एंटर करना होता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा, अप्पा में जो साइन करेगा उस पे अप्पा एप्लीकेबल है, जब आप क्या करने जाओगे, रोल बैक प्रोविजंस पे जाओगे। तो रोल बैक प्रोविजंस को इससे लिंक करके वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे एग्जाम पेपर में आ चुका है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अप्पा खत्म किया कि हाँ भैया अप्पा में अगर हम एंटर किए तो बाइंडिंग किस पे होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी। मैम आईटेट पे, अरे आईटेट इज नॉट इनकम टैक्स अथॉरिटी, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब अप्पा से अगर आप दुखी हो तो आप सीआईटी ऑफ अपील के पास नहीं जाओगे अपील करने, क्योंकि सीआईटी ऑफ अपील इज योर इनकम टैक्स अथॉरिटी और उस पर बाइंडिंग है। डायरेक्टली अप्पा के लिए कहाँ पहुंचना पड़ेगा हमको, आईटेट के पास पहुंचना पड़ेगा। तो कभी मेहताब पूछ ले तुमसे, क्या पूछेंगे मेहताब तुमसे, कभी डायरेक्टली पूछ ले कि बताओ अप्पा से तुम डिसएग्री करते हो तो तुम्हारे पास डिस्क्रिशंस क्या है, तो तुम्हारे पास रेमेडी और डिस्क्रिशंस क्या है कि तुम डायरेक्टली कहाँ पहुंचोगे, आईटेट के पास पहुंचोगे, सीआईटी ऑफ अपील के पास पहुंचने का नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद इनको पता चल गया कि फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, तो जिस दिन एंटर किया और जिस दिन पता चला उस टाइम पीरियड को असेसमेंट प्रोसीजर के टाइम पीरियड में से माइनस करो, क्योंकि अब वापस उस पे नॉर्मल प्रोविजंस क्या होंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। दिस इज योर अप्पा। अब हमको ऐसा लगा, कैसा लगा कि जब तुम आगे के 5 इयर्स हमें दे रहे हो, क्या हमें पीछे का भी ऐसा कुछ कर सकते हो कि हमको पीछे के टाइम पीरियड के लिए भी अप्पा एंटर करना है।
चलो आपने आज क्या है 2022 है, 2022, 23, 24, 25, 26 5 साल के लिए आप दे रहे हो अप्पा। नहीं, मुझे तो पुराने ईयर्स के लिए भी अप्पा चाहिए। तो बोले पुराने ईयर्स के लिए भी क्या है, अप्पा जैसा एग्रीमेंट चाहिए। तो वहां पे अप्पा नहीं बोलते, वहां वो बोलते हैं रोल बैक एग्रीमेंट। तो रोल बैक प्रोविजंस क्या, मुझे पुराने साल के लिए मिल सकते, तो बोलता है मिल सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, वो फॉलो करोगे तो पुराने ईयर्स के लिए भी तुमको क्या मिल जाएगा, रोल बैक प्रोविजन मिल जाएगा। सबसे पहली कंडीशन, अगर तुम्हें रोल बैक प्रोविजन चाहिए तो पॉइंट नंबर 1, अप्पा होना चाहिए। अप्पा के बिना तुम्हें पुराने ईयर्स का वो रोल बैक नहीं मिल सकता। अप्पा होगा तो ही रोल बैक होगा, अप्पा नहीं है तो रोल बैक नहीं हो सकता है। तुम चाहो कि बस नहीं मुझे तो अप्पा नहीं चाहिए, बस रोल बैक दे दो, नहीं, अप्पा है और रोल बैक दे दो चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोल बैक नहीं मिल सकता है, ये ध्यान रखना बात। अब मैं रोल बैक मांगने गई, मैंने कहा दे दो रोल बैक। बोले कैसे दे दे, सबसे पहले बताओ क्या वही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जो अप्पा में कर रहा है ना तुमने इंटर, अप्पा में एंटर करते वक्त जो तुम्हारे ट्रांजैक्शन थे वही ट्रांजैक्शन तुम्हारे रोल बैक वाले ईयर्स में होना कंपलसरी है। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तुम्हारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रोल बैक प्रोविजन हो, तो सबसे पहले ये बात याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा क्या हो, रोल बैक प्रोविजन हो, तो एक तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए, अप्पा होना चाहिए, और यहाँ पे याद रखो कि तुम्हारा जो 4 साल है तुम्हारे, तुम 4 साल के लिए ही रोल बैक प्रोविजन में एंटर कर सकते हो। और वो 4 साल तुम्हारे चॉइस के नहीं होंगे कि एक मेरे को उठा के क्या दे दो 2017 दे दो, एक काम करो एक 2014 दे दो, नहीं, जस्ट 2022 के पहले के जो 4 साल आते कंसेक्यूटिव, वही 4 इयर्स के लिए तुम्हें अप्पा मिलेगा, तुम्हारी चॉइस नहीं है। नहीं हमको 2 साल के लिए दे दो, नहीं, तुम्हें अप्लाई 4 साल के लिए ही करना पड़ेगा, इसमें चॉइस नहीं है कि तुम 3-2-1 पे आ जाओ। अप्पा में तुम्हारे पास चॉइस था कि तुम 5 इयर्स के लिए एंटर करना है कर लो, 4 के लिए करना है कर लो, लेकिन रोल बैक तुम्हें 101% अप्लाई करना पड़ेगा 4 इयर्स के लिए ही। अब ये जो 4 इयर्स होंगे तुम्हारी कंडीशन इसमें क्या है, तुम्हें रिटर्न टाइम पे फाइल करने पड़ेंगे। जिस ईयर के लिए तुमने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, तुम्हें उसका अप्पा नहीं मिलेगा, रोल बैक नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अप्पा है तो रोल बैक है, अप्पा नहीं तो रोल बैक भी नहीं मिल सकता। अप्पा है, जिस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए तुमने अप्पा एंटर किया, उसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रोल बैक तभी मिलेगा अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेम होंगे। अप्पा है, रोल बैक चाहते हो तो तुम्हें तो 4 इयर्स के लिए ही अप्लाई करना है, बाद में हम बताएंगे किन ईयर के लिए हम देंगे और किन ईयर के लिए तुमको नहीं देंगे, तुम तो 4 ईयर के लिए अप्लाई करो। और 4 ईयर के लिए अप्लाई करने में ये याद रखना, उन 4 साल में तुम्हें जो रिटर्न फाइलिंग करनी है वो ड्यू डेट पे करना कंपलसरी है। फिर इसके बाद जब तुम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर ही रहे हो, तो इंटरनेशनल करते वक्त तुम्हें एक सीए की रिपोर्ट देनी होती है। 92E है, 92E बताता है कि सीए सर्टिफाइड रिपोर्ट तुमको देनी पड़ती है। तुम्हें वो हर साल में सीए सर्टिफाइड रिपोर्ट दी होनी चाहिए। अगर तुमने वो हर साल में सीए सर्टिफाइड रिपोर्ट नहीं दिए, तब भी हम तुमको रोल बैक नहीं देंगे उन ईयर्स के लिए। तो अप्लाई करते वक्त की कंडीशन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए। अप्लाई करते वक्त की कंडीशन, पूरे 4 साल के लिए तुम अप्लाई करो। अप्लाई करते वक्त की कंडीशन, रिटर्न जो है तुम्हारा पुराने 4 इयर्स में ड्यू डेट पे ही या उससे पहले ही फाइल होना चाहिए। अप्लाई करते वक्त की कंडीशन, जो 92E की सीए सर्टिफाइड रिपोर्ट है वो तुमको देनी ही पड़ेगी, अगर नहीं दिए तो फिर मत आओ, तुम अप्लाई भी नहीं कर सकते। तुमने तो 4 साल के लिए अप्लाई कर दिया, अब वो अपना गेम खेलेंगे। बोलते सुनो, हमने कहा सुना दो, तो बोले सुनो, अगर इन 4 साल में से कभी भी तुम्हारा क्या हुआ है, असेसमेंट अभी पेंडिंग चल रहा था, उस असेसमेंट के लिए तुम कहाँ पहुंच गए, आईटेट के पास पहुंच गए। ध्यान से सुनना इस बात को, 4 सालों में तुम्हारा असेसमेंट पेंडिंग चल रहा था, किसी भी एक साल में चलो हो गया होगा, और उस चीज के लिए तुम कहाँ चले गए, आईटेट के पास चले गए। और आईटेट ने अगर अपना डिसीजन दे दिया है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, दे दिया, तो याद करो अप्पा इज बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी, नॉट ऑन आईटेट। तो अगर ऑलरेडी आईटेट अपना डिसीजन दे चुका है तो अप्पा तो छोटा है उससे,
तो इस साल के लिए अब हम तुमको रोल बैक नहीं दे सकते, क्योंकि पुराने 4 साल में सपोज करो 2 साल ऐसे थे कि मैं आईटेट के पास गई कि नहीं नहीं मुझे तो इनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये कैसे इन्होंने चीजें करके रखी। आईटेट हैज ऑलरेडी गिवन द डिसीजन। अब जब अप्पा का डिसीजन आईटेट पे बाइंडिंग होता ही नहीं है, इसका मतलब अप्पा तो, ये तुम्हारा आईटेट तो सीनियर है, और सीनियर उन ईयर्स के लिए ऑलरेडी डिसीजन दे चुका है। तो अब अप्पा का कोई मतलब नहीं है, उसके रोल बैक का कोई मतलब नहीं है, उन ईयर्स के लिए अब हम तुमको क्या नहीं देंगे, रोल बैक प्रोविजंस नहीं देंगे। फिर हम चेक करो, देखो भाई इधर तो रिटर्न तुमने टाइम पे फाइल ही नहीं किए, उस ईयर के लिए भी क्या नहीं होगा, तुमको अप्पा के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब रोल बैक तुम्हें वहां पे नहीं मिलेगा। तो पहले तुमको तो 4 साल के लिए अप्लाई करना है, खुशी खुशी तुम जाओ और 4 साल के लिए अप्लाई करके आ जाओ। पर अगर उनने चेक किया कि नहीं भाई आईटेट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया, अब वो तुमको डिसीजन के बाद क्या बोलेंगे, रोल बैक यहाँ पे नहीं मिलेगा। तुम्हारा रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुआ, अब वो बोलेंगे कि इस साल के लिए तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे रोल बैक के। और किसी भी ईयर में किसी भी ईयर में रोल बैक अप्लाई करते वक्त उनको दिख गया कि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ रोल बैक तुम्हारी इनकम कम हो रही है, तुम्हारे लॉसेस बढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रोल बैक उन्हें दिखा कि तुम्हारी इनकम क्या होने जा रही है, कम होने जा रही है, या फिर तुम्हारे लॉसेस इंक्रीज होने वाले हैं, फिर से बोलेंगे इस ईयर के लिए भी हम तुमको क्या नहीं देंगे, रोल बैक नहीं देंगे। क्योंकि तुम्हें मैंने बहुत पहले ही बताया था, जहां जहां ट्रांसफर प्राइसिंग के कारण तुम्हारी इनकम कम हो जाए, लॉसेस बढ़ जाएंगे, वो तुम्हारे पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस ही क्या नहीं करेंगे, एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ये है हमारा सबसे पहले अप्पा के साथ रोल बैक। अब अप्पा के साथ रोल बैक में उन्होंने कुछ कुछ क्लैरिफिकेशंस दे के रखे, और क्लैरिफिकेशन में उन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले यही कि एक कंपनी है, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, वो किसी सी कंपनी के साथ क्या हो जाती है, एमालगमेट हो जाती है और ए बी सी कंपनी बनाती है। एक ए कंपनी, एक बी कंपनी, ए बी कंपनी एमालगमेट हुई किसी सी कंपनी के साथ और ए बी सी कंपनी बन गई। अब ए कंपनी ने ऑलरेडी अप्पा साइन करा था, बी ने भी ऑलरेडी अप्पा साइन करा था, अब एबीसी कंपनी चाहती है कि वो रोल बैक प्रोविजंस ले ले, क्योंकि ए और बी तो ऑलरेडी एंटर कर चुके अप्पा में। नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्लियरली बोला था जो साइन करेगा उसी पे अप्पा क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। साइन ए ने किया, साइन बी ने किया, तो एबीसी जो कंपनी है वो उसको इंडिविजुअली पहले अप्पा में एंटर होना पड़ेगा, तब जाके उसको रोल बैक मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने फिर यही दिया है, ए बी कंपनी है ऑलरेडी अप्पा में एंटर कर चुकी है, अब ए कंपनी अलग बन गई, बी कंपनी अलग बन गई, चलेगा, साइन तो ए और बी ने ही किया था ना, अब अलग हो गए तो क्या है, तो ए है तो बी, तो अभी भी ये क्या कर सकता है, ए इंडिविजुअली रोल बैक में जा सकता है और बी भी क्या कर सकता है, इंडिविजुअली रोल बैक में जा सकता है। फिर से ए और बी कंपनी ने अप्पा में एंटर किया, ये बन गई ए कंपनी और इसने अपना नाम कर दिया, सपोज करो सी कंपनी, नाम ही चेंज कर दिया अपना, बी कंपनी से बेल्टन कंपनी हो गई। अब एंटर तो बी कंपनी ने किया था अप्पा में, तो बेल्टन को पहले क्या करना पड़ेगा, अब अप्पा में एंटर करना पड़ेगा, तभी जाके उसको क्या मिलेंगे, रोल बैक पे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। क्लैरिफिकेशन ये है। फिर क्लैरिफिकेशन दूसरा दिया है कि क्या इनके पास चॉइस है कि 4 साल से कम के लिए ये रोल बैक पे जाए, तो बोलते इनके पास चॉइस नहीं है, इन्हें तो अप्लाई 4 साल के लिए करना है, लेकिन फिर कंडीशंस को देख के कौन बताएगा, सीबीडीटी बताएगा कि किस किस ईयर में तुमको रोल बैक नहीं मिलने वाला है। फिर बोलते हैं कि अप्पा में एंटर जब कर रहे हैं और जब रोल बैक मिल रहा है, तो रोल बैक पे एक कंडीशन लिखिए। क्या कंडीशन लिखिए, कि आपको उन ईयर्स के जो रिटर्न है वो ड्यू डेट तक फाइल करने ही पड़ेंगे। हाँ, ये तो लिखा है कि ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। अब वो बोल रहे हैं सपोज करो किसी भी एक ईयर का रिटर्न बिलेटेड फाइल किया और किसी एक ईयर का रिटर्न मैंने रिवाइज किया, तो अब कॉन्सेप्ट सुनो। बिलेटेड रिटर्न तो तुम खुद ही बोल रहे हो कि ड्यू डेट के बाद फाइल हुआ है, मतलब आप क्या नहीं कर सकते, रोल बैक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि खुद आपने बोला है कि बिलेटेड रिटर्न फाइल हुआ है, और बिलेटेड रिटर्न का तो मतलब ये लेट रिटर्न फाइल करना, ड्यू डेट के बाद फाइल करना। लेकिन वो बोल रहा है कि ईयर्स में रिवाइज किए रिटर्न, हमने क्या किया, रिटर्न को रिवाइज किया आफ्टर ड्यू डेट। तो क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर तुमने ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल किया और उसको आगे जाके तुम रिवाइज कर रहे हो,
तो रिवाइज तो हो जाएगा रिटर्न, लेकिन उसकी डेट कौन सी मानी जाएगी? जिस दिन तुमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है वही डेट मानी जाएगी। तो अगर ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट या उससे पहले फाइल हुआ है और रिवाइज रिटर्न लेट फाइल हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप जाओ रोल बैक के लिए अप्लाई करने। क्यों? बस शर्त ये कि ओरिजिनल कब होना चाहिए, ड्यू डेट या उससे पहले होना चाहिए। तो ये भी एक क्लैरिफिकेशन पूछा है उन्होंने कि रिवाइज रिटर्न हमने क्या किया है, फाइल किया है, और एक जगह बोला है बिलेटेड फाइल किया, तो क्या रोल बैक के लिए जा सकते हैं? बिलेटेड में तो भूल जाओ, नाम ही क्या है, लेट रिटर्न। पर रिवाइज में चेक करो कि ओरिजिनल रिटर्न की डेट क्या है, वो तुमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद बोला है अप्पा में एक बार बता दिया आर्मलेंथ प्राइस ये होती है। अब अगली बार अगर सपोज करो आर्मलेंथ प्राइस वो नहीं निकली, या फिर अलग अलग आर्मलेंथ प्राइस निकल रही, तो क्या अप्पा का वॉयलेशन है? अरे कैसे वॉयलेशन है? या तो अप्पा एब्सोल्यूट बताएगा कि तुम्हारी आर्मलेंथ प्राइस ये होनी चाहिए, या तो अप्पा मैनर भी तो बता सकता है कि इस मैनर में आर्मलेंथ प्राइस को कैलकुलेट करो। तो वो जो मैनर है, मैनर से तो हर साल अलग अलग निकल सकती है ना आर्मलेंथ प्राइस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अप्पा का वॉयलेशन हो रहा है। एक बार अगर एब्सोल्यूट बताया और वो निकल रहा है, और अगली बार मैनर के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैनर में चेंज हो सकती है आर्मलेंथ प्राइस, एक से ज्यादा आर्मलेंथ प्राइस निकल सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब एक बार अप्पा को पहले पूरा रीड करो, निकालो बुक और उसको प्रॉपरली रीड करो। एक दो क्लैरिफिकेशन ये पढ़ने के बाद तुमको बताऊंगी उसमें। निकालो बुक, पेज नंबर देखो एक बार, मेरे पास बुक नहीं है, एक मिनट में लाती हूँ। 17। 17 पे निकालो एक बार और रीड करो। $92 CD अभी रीड मत करना, वो समझाया नहीं है।
हो गया? यस मैम। मैम 2 डाउट हैं। मैम एक पॉइंट नंबर पूरा 10 करवा है। दूं 92 CD, फिर उससे लिंक करके पूछना। ओके। दीक्षा, दीपक, स्वाति हुआ? मेहताब डन? चलो, अब देखो ऐसा होता है तुमने आज अप्पा के लिए अप्लाई कर दिया, चलो मैंने आज 2022 में बोला कि मुझे अप्पा में एंटर करना है। अब तुमने क्या पढ़ा? सबसे पहला पॉइंट, सीबीडीटी एसएससी के साथ एंटर करता है, लेकिन अप्रूवल किसकी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर अप्रूवल चाहिए तो ऐसा तो नहीं कि आज मांगे और आज मिल जाएगी। हो सकता है 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल भी लग सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट का क्या है, बिल्कुल आराम से पहले देखेगी, जल्दबाजी नहीं करते, हम परफेक्शन पे जाते हैं इसलिए। ठीक है, तो सी द पॉजिटिव साइड। अब 2 साल भी निकल सकते हैं हमारे, तो अब 2 साल निकल गए। तुमने कहा 2022 में बोला था भाई मेरे को अप्पा एंटर करना है, उसके बाद वो 2 साल बाद बोल रहे आजा भैया अप्पा में एंटर हो जा। तो ऑलरेडी हो सकता है ना कि कुछ ईयर्स ऐसे हो कि तुम्हारा असेसमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, तुमने रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल करके तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीट हो गया होगा। अब जाके वो बोल रहे कि आ जाओ भैया अप्पा में आ जाओ। तो अप्पा में तुम एंटर तो एक्चुअल में 22 में हुए। उसने आंसर दिया कब? सपोज करते अपन और ले लेते 25 में उसने बोला कि आजा भाई अप्पा में आजा, तो 22 का तो तुम्हारा रिटर्न फाइल हो गया, उसका असेसमेंट हो चुका है। 23 का भी रिटर्न फाइल हो गया होगा, उसका भी असेसमेंट कंप्लीट हो गया होगा। ले दे कि शायद बचा होगा तुम्हारा कौन सा 24 का, अगर असेसमेंट का टाइमिंग बचा है तो 24 का ही बचा होगा। तो अब क्या करे? तो बोलते ऐसे केसेस जब अप्पा जाके एंटर हुआ है बाद में और वो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी असेसमेंट कुछ इयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर तुम्हें रिवाइज रिटर्न, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू अप्पा। जिस दिन तुम अप्पा में एंटर करोगे उसके बाद 3 महीने के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न को मॉडिफाई करके फिर से फाइल करना पड़ेगा। और मैम उनका क्या होगा जिनके रिटर्न पेंडिंग, असेसमेंट पेंडिंग है? तो पेंडिंग है तो ऑलरेडी पेंडिंग है ना, अब वो अप्पा के अकॉर्डिंग ही क्या होंगे, उनका डिसीजन अप्पा के अकॉर्डिंग होगा, उनका असेसमेंट अप्पा के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन मैम जिनके असेसमेंट हो गए, अब मॉडिफाई रिटर्न फाइल होंगे, फिर से असेसमेंट होगा, तो उनको फिर से फ्रेश 1 ईयर मिलेगा असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। और जिनका पेंडिंग चल रहा था उनको प्लस 1 ईयर हो जाएगा कि चल 1 साल और दिया तेरे को, अब अपना क्या कर, असेसमेंट पूरा कर ले। तो ये कहानी किसकी है? अप्पा की। तो अप्पा में अगर तुम ऑलरेडी एंटर होने चाह रहे हो, 2-3 साल बाद आके उनकी नींद खुलती है और वो बोलते कि आजा भैया अप्पा में आजा, तो जो तुम्हारे रिटर्न्स ऑलरेडी जिसका असेसमेंट हो गया है, मॉडिफाई रिटर्न फाइल करो विद इन 3 months। और इधर क्या करना है, जहाँ पेंडिंग है तो पेंडिंग में तुम्हारा क्या होगा, अब अप्पा के अकॉर्डिंग ही तुम्हारी चीजों को सॉल्व किया जाएगा। ये क्या लिखा है 92 CD में। अब लेकिन 3 months तो सबको याद रहेगा कि हाँ भैया 3 months में मॉडिफाई रिटर्न फाइल करना है, पर ये यहाँ से चालू होती है तुम्हारी टाइम लिमिट के जो कंफ्यूजन है, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो अभी से क्या करो, एक स्टिकी नोट तुम्हारे कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए ट्रांसफर प्राइसिंग खोलो, उससे पहले स्टिकी नोट दिखना चाहिए, जहां पे ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया जो हम भूलते हैं, जैसे 26% और मोर, 51% और मोर, 10% और मोर, जहां पे ऐसा है ना कि नीचे भी आ जाएंगे और तुम गलत कर जाओगे। इक्वल टू भी अगर तुमने कर दिया ना, 25% दे दिया उसने कि एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में 25% की होल्डिंग रखती है, भाई याद रखना चाहिए वहां लिखा है मोर देन 25, इसलिए हमने उसको लिख के दिया 26% और मोर। अदरवाइज बेयर एक्ट में मोर देन 25 लिखा हुआ है। तो ऐसी चीजें सिर्फ जो कंफ्यूज करती है, सिर्फ उतने लिमिट्स तुम्हारे वहां पे लिखे होने चाहिए कि ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ने से पहले लिमिट्स मेरे को पढ़नी चाहिए कि ये लिमिट है। तो तुम्हारे लिए कल का होमवर्क क्या रहेगा, तुम आज तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग हम नहीं करेंगे अभी, पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म होगा। कल का तुम्हारा होमवर्क है स्टिकी नोट में ये सारी लिमिट्स जहां जहां इधर उधर इन्होंने घुमा के रखी है ना, वो सबसे पहले ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू भी उसी पे बनते हैं, क्वेश्चन भी उसी पे बनते हैं। और यही एरिया है जहां हमको क्या होता है, हमारे दिमाग को थोड़ी सी क्या हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, तो वो तकलीफ से हमको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ बोला कि तुम्हें 3 months के अंदर मॉडिफाई रिटर्न फाइल करना है। अब 3 months तो तुम सबको याद रहेगा, लेकिन वो 3 months क्या है? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच अप्पा वॉज एंटर्ड। जिस मंथ में तुमने अप्पा एंटर किया
तो सपोज मैंने 15 जुलाई को अप्पा एंटर किया, तो 15 जुलाई से 3 महीने काउंट नहीं होंगे, पहले End उसका of the मंथ का एंड करो और एंड ऑफ द मंथ से क्या होंगे 3 मंथ्स यहाँ पे काउंट होंगे। तो इसलिए ये हाईलाइट भी होना चाहिए और ये तुम्हारे स्टिकी नोट में भी लिखा होना चाहिए, मॉडिफाई रिटर्न इक्वल टू 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ अप्पा वाज एंटर्ड। ये है तुम्हारे पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पे सबसे लास्ट लाइन यही लिखी है, 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच अप्पा वाज एंटर्ड। और यही चीजें क्या एडजस्टमेंट शीट जो बोलती हूँ ना, अभी क्वेश्चन करेंगे तुमको दिखेगा इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे वो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं, तुमको वो छोटे छोटे पॉइंट ज्यादा याद रखने हैं। तो कल का स्टिकी नोट का तुम्हारा मुझे क्या मिलना चाहिए, स्कैन होके मिलना चाहिए, नहीं तो तुम तो जानते ही हो मैं तुमको लिंक दे भी दूंगी ना, तो वेटिंग रूम में तुम वेट करते रह जाना, फिर क्या है वेट करना हो चले जाना वापस, ठीक है। इसलिए वेटिंग रूम का उसमें डाल के रखा, लिंक मिल जाएगी लेकिन तुम एडमिट नहीं होगे, ठीक है। और जीएसटी में बोलते हैं एडमिशन टू अ प्रीमाइसेस इज आल्सो कोर्स फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, तो मैं मेरा वो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं करूंगी, ठीक है। तो ऐसे जीएसटी आईडीटी को लिंक करते जाया करो, आ जाओ चलो। हाँ वो सोच रहा है कहाँ लिखा है ऐसा, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 17 कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का निशान, तो उसमें लिखा है कि जब भी आप किसी प्रीमाइस में किसी पर्सन को एडमिट कराते हो वो भी आपका बिजनेस है, तो मैं अपना बिजनेस नहीं करूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है। चलो आ जाए अब अपन, पूछो तुम प्रियंका तुम्हारा डाउट अब। मैम पॉइंट नंबर 10 रोल बैक का, नहीं अप्पा का। ये If an application is made by a person for entering in the proceeding in respect of person for who for the purpose of act shall be deemed to be pending if application is made by a person for entering अप्पा। हाँ वही ना कि अगर तुमने अप्पा में एंटर करने के लिए बोला है तो तुम्हारी प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग मानी जाएगी, भले ही असेसमेंट कंप्लीट हो गया, देखो ना भले ही असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है उसका, फिर क्या बोलेंगे आ जा भाई अप्पा में आ जा, जैसे ही उसको अप्पा में एंटर किया तो मान लिया जाएगा कि सब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ही चल, पेंडिंग है सब कुछ, फिर उसको मॉडिफाई करवा के फिर रिवाइज कराएंगे। वो पॉइंट इसलिए यहाँ नहीं एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था, वो 92 सीडी में होना चाहिए था, पर गवर्नमेंट है, ठीक है। ओके और मैम एक सेक्शन 9 का पॉइंट था ना, वो सेकंड पॉइंट सेक्शन 9 आपने बोला था कि सेक्शन 9 में भी एप्लीकेबल होगा, मैनर की बात आपने बताया था, एक तो होगा कि एब्सोल्यूट एलईपी जो बता दिए वो एप्लीकेबल होगी, एक मैनर एप्लीकेबल होगा, और थर्ड पॉइंट सेक्शन 9 यहाँ नहीं दिया है ना। सेक्शन 9 नहीं, आपने बताया था ना ये नया आया है रूल, कुछ नया प्रोविजन है। अप्पा कहाँ का एंटर हो सकता है वो नहीं पहले आपने बोला कि सीबीडीटी 92CC ये पे बोलेगा कि नंबर तो बी। या तो फिर एएलपी एग्जैक्टली डिसाइड हो हाँ हाँ जाएगी ये रहा, या मैनर पॉइंट डिसाइड हो नंबर बी में जाएगा। लिखा है। हाँ यस मैम। तो पूछना क्या चाह रहे हो मैम ये मतलब ये नहीं समझ में आया बी पॉइंट। वही लिखा है कि इनकम जो अभी तुम पढ़ोगे 92(1)(1) में ना, उधर जाके बिजनेस कनेक्शन की इनकम, कैपिटल गेन वगैरह एनआर टैक्सेशन का पार्ट है, वहां पे ये पूरा सेक्शन है। तो बोलते हैं कि अप्पा इस वाली इनकम को डिफाइन करने के लिए कि कैसे ये इनकम तुम बोलोगे कि हाँ इनकम ड्यू टू अक्रू अराइज इन इंडिया है, कितनी इनकम उसकी ड्यू टू अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, तो उसके लिए भी अप्पा एंटर हो सकता है। तो दिस यू विल अंडरस्टैंड जब एनआर टैक्सेशन है ना, उसमें ये पूरा भरा पड़ा ये चैप्टर, मतलब ये सेक्शन ही उसका है। ओके डन डन। अच्छा अब स्टिकी नोट तो बोल दिया, पर ये तो भूली गई अप्पा का भी तो नोट्स बनाना है तुमको, अप्पा और रोल बैक के। तो अप्पा और रोल बैक के लिए सिर्फ अप्पा और रोल बैक लिखना है तुमको, उसके लिए सिर्फ तुम्हारे पास 15 मिनट होंगे ओवरऑल अप्पा और रोल बैक लिखने के लिए। ये समझो कि तुमको एग्जाम में आ गया और एग्जाम में तुम 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाओगे अप्पा और रोल बैक के लिए, वो भी बहुत ज्यादा है, तुम्हें तो 8 से 9 मिनट में पूरा लिख लेना चाहिए। तो रफ में पहले लिखना, और निशान तुम बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ दे रहे हो लिखने में, तो वो पिछली बार मैंने प्रियंका के इसलिए तुमको नोट्स भेजे थे, ये सारे कवर करो, जितना लिखोगे उतना इसको अच्छा लगेगा तुम्हारे दिमाग को ही, ठीक है। एंड आई नो तुम बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, तो आई डोंट वांट कि वो गलत जगह वेस्ट कहीं नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब क्या करे, खबरी तो हमारे पास है ही। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग क्लास तक अभी पलक से बात ही नहीं करना।
चल नहीं, अच्छी चीज है, तुमने ये जो टाइम वाइम वेस्ट नहीं किया ना, ये बहुत अच्छा है। नहीं तो ना लिंक बनाना ना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। दैट इज गुड, अप्रिशिएबल। ठीक है, अच्छी बात है ये। तो ये लिखते जाना एक एक चीज, फॉर श्योर एक एक बच्चा जो भी ग्रुप उसका पेंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा, बस ये चीजें करते रहना। ठीक है, अब आते हैं अपन नई वाली चीज पे। और नई वाली चीज क्या है, इसमें तुमको याद रखना है, ये जो पेज नंबर 20 पे दिया है ना उन्होंने, ये पेज नंबर 20 पे दिया है कंप्लायंस प्रोसीजर अंडर अप्पा। आज तक ये था नहीं, ठीक है। ये इंक्लूड इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे अंदर यहाँ पे क्या आने लग गया, एमसीक्यू। और एमसीक्यू मतलब अब तो तुम पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ लो, वैसी बात हो गई। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को अप्पा में एंटर होना है तो एप्लीकेशन किसको करेगा, डीजीआईटी। तो एमसीक्यू का ही पॉइंट है कि भाई अप्पा में तुमको अप्लाई करना है तो तुम किसके पास जाओगे, डीजीआईटी के पास जाओगे अप्पा में एप्लीकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डीजीआईटी से हाईलाइट होना चाहिए कि मुझे डीजीआईटी के पास जाना होता है। मैम डीजीआईटी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। दो पैनल अलग चलते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन पैनल अलग चलता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन पैनल अलग चलता है। तो ये जब हम इनकम टैक्स अथॉरिटी का चैप्टर करेंगे तब तुमको समझ में आएगा। ये इन्वेस्टिगेशन पैनल वाला होता है डीजीआईटी। दो अलग अलग पैनल चलते हैं इनकम टैक्स में भी, इसलिए यहाँ पे डीजीआईटी लिख के रखा है। इसके बाद मुझे क्या ध्यान रखना होगा, डायरेक्टली मुझे याद रखना होगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू और फीस क्या होगी। क्योंकि ये लोग पूछते हैं कि इसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इतने वैल्यू का है तो फीस इसे कितनी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको लर्न करना पड़ेगा। अगर 100 करोड़ तक है 10 लाख, 100 करोड़ से ज्यादा है 200 करोड़ तक है 15 लाख, और अगर 200 करोड़ से ज्यादा है तो 20 लाख। तुम समझ रहे हो इसका मतलब। ये भी कहाँ लिखा होना चाहिए तुम्हारे स्टिकी नोट में। ये सारे क्या है, लिमिट्स है जो तुमको ज्यादा ध्यान रखने होते हैं। तो 100 करोड़ तक मतलब मिनिमम कम से कम 10 लाख तो चाहिए ही चाहिए। अप टू 100 करोड़ लिखा, मैम 50 करोड़ का ही मेरा टर्नओवर है, कम से कम 10 लाख तो लगेगा ही लगेगा। तो 100 करोड़ तक क्या लगेगा, 10 लाख। 100 के ऊपर 200 तक 15 लाख, और अबाउट 200 क्या होगा, 20 लाख। इसको ऐसे देख सकते हो, मिनिमम 10 लाख तो लेके रहेंगे और 20 लाख से ऊपर फीस पहुंचती नहीं है यहाँ पे। तो मैक्सिमम फीस पूछे कि मैक्सिमम फीस अप्पा में एंटर करने के लिए क्या होती है, तो तुम यही सोच रहे हो मैक्सिमम क्या होता है, कुछ नहीं। 200 करोड़ के ऊपर हमेशा, चाहे तुम्हारा फिर 1500 करोड़ भी ट्रांजेक्शन जाए, फीस कितनी है, 20 लाख। और पूछे मिनिमम कितनी होती है, तो मिनिमम तुम्हें समझ में आना चाहिए कम से कम 100 करोड़ से कितना भी नीचे जाओगे तुम्हें 10 लाख तो देने ही पड़ेंगे। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम फीस की हो गई। फिर इसके बाद क्या मैम ये फीस रिफंड हो जाएगी अगर बाद में पता चल गया कि नहीं भाई तुम अप्पा में नहीं आ सकते, तो तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट के हाथ पैसा लग जाए और वो तुम्हें वापस देंगे। तो यहाँ पे भी वैसा है कि ये नॉन रिफंडेबल होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, कितनी कॉपी देनी होती है ये काम का नहीं है, इसको सिर्फ रीड करके रख लेना कि 4 कॉपी में क्या जाता है, तुम्हारा अप्पा की एप्लीकेशन जाती है। एंड for every year covered under APPA within 30 days of due date of filing return or 90 days of entering APPA whichever is earlier। इसका मुझे कोई मतलब समझाओ, यहाँ क्या लिखा है। पर्सन को एक एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट 4 में फाइल करनी पड़ती है, ये भी टाइम लिमिट कुछ देख के रखिए, वो क्या टाइम लिमिट है, और इसको स्टार मार्क कर लो। मैम बोलूं? हाँ हाँ, मैम हमने अप्पा का कंप्लायंस किया है ना, उसकी एक रिपोर्ट देनी पड़ती है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के 30 डेज के अंदर, या फिर 90 डेज ऑफ अप्पा के एंटरिंग ऑफ अप्पा से इसको कुछ अंदर, whichever is इंटरप्रिटेट कर earlier। सकते हो। देखो रीडिंग तो तुम लोग भी कर पाते, पर मुझे वो इंटरप्रिटेशन चाहिए। वो बोल रहा है कि देखो अप्पा में तुमने एंटर किया, हाँ किया। अप्पा बोलता है क्या कि तुमको रोल बैक के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, अप्पा के लिए क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद वही इंटरनेशनल होना चाहिए, चलो ये भी है। पर वो बोल रहा है कंप्लायंस रिपोर्ट जो है हर साल तुम्हें देनी होगी विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑफ ड्यू डेट। जैसे ही ड्यू डेट आई रिटर्न की, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से 90 दिन के 30 डेज के अंदर, या फिर 90 डेज जब अप्पा में तुम एंटर होते हो, विच एवर इज अर्लियर। ये 90 डेज का कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे।
मैम क्योंकि अप्पा जो स्टार्ट होता है ना, जिस ईयर में हमें अप्पा मिलता है उसके लास्ट ईयर से स्टार्ट होते हैं 3 मंथ के बाद। मुझे पता है क्या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैंने 2022 में इनको बोला अप्पा चाहिए अप्पा चाहिए, ये 2025 में जाके बोल रहे अप्पा दिया अप्पा दिया। तो आप समझ रहे हो कि विच एवर इज अर्लियर कैसे हो सकता है। मतलब मेरा 2022 का रिटर्न, उधर भी मैं कंप्लाइंस करूंगी। 22 में एंटर करवा दिया तो 22 भी कंप्लाई करूंगी मैं, 23 भी कंप्लाई करूंगी, 24 में भी मेरे कंप्लाइंस तो होंगे। तो फिर क्यों बोला उन्होंने विच एवर इज अर्लियर। उनको तो यूं बोलना चाहिए था ना विच एवर इज लेटर करके, कुछ तो ऐसा होना चाहिए था कि ये सब सही चल रहा है, हम कुछ गलत समझ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन समझे। तुम जाके 2025 में बोल रहे आ जाओ भैया आपका के अंदर, हम अलाउ करते हैं। मेरे कंप्लाइंस 22 में भी होंगे, मेरे कंप्लाइंस 23 में भी होंगे, मेरे कंप्लाइंस 24 में भी होंगे। और वो बोल रहा है हर साल तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुमने अप्पा का कंप्लाइंस किया है, ये बताना पड़ेगा। या तो अप्पा में जब एंटर हुए हो उसके 90 दिन के अंदर, या फिर जब ड्यू डेट तुम्हारी आई है रिटर्न फाइलिंग की उसके 30 डेज के अंदर, विच एवर इज अर्लियर। इसका सही कॉन्सेप्ट इंटरप्रिटेट करके दो। मॉडिफाइड रिटर्न जब फाइल करेंगे हम, क्योंकि मॉडिफाई की तो कोई ड्यू डेट नहीं होती। मैम जब अप्पा में एंटर होते हैं तो फिर उस ईयर, जिस ईयर में हमें अप्पा मिला है उसके असेसमेंट ईयर जब खत्म हो, वो जो खत्म हो रहा है उसके 3 मंथ तक जो है हमें मॉडिफाइड रिटर्न करनी पड़ती है ना, जो हमारे असेसमेंट पीछे हुए हैं। वो तो मॉडिफाइड रिटर्न है, उससे जोड़ो मत। इसका एक लाइन में सिंपल लॉजिक है। हाँ बोलो प्रियंका। मैम जो पहले के साल हैं उनके लिए बोला है कि जैसे अप्पा एंटर हो गए, अब जो पिछले सालों में अब जहाँ पहले के साल वो बेचारे तो चले उनके लिए गए। आप बता दो। हाँ हमारे उनका पास तो वो स्टोन वगैरह है नहीं कि हम टाइम में वापस जाके कुछ कर पाए। तो हाँ यहाँ पे भी वो क्या बोल रहे हैं कि पहले पहले के के लिए। साल के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। पहले के साल के लिए अप्पा अभी एंटर हुआ ना, हाँ ये देख लो अभी एंटर होने से 90 डेज या 3 मंथ्स भी बेचारों ने यूज नहीं किया है। एग्जैक्ट 90 डेज है, या 3 मंथ लिखने की गलती मत करना, क्योंकि जब तुम 3 मंथ बोलते हो उसमें 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, पर 90 मतलब 90 ही होता है। तो बोल रहा है जब तुमने अप्पा एंटर किया यहाँ पे मंथ एंड भी मत करना। वहां 3 मंथ्स में तुमको मंथ एंड से 3 मंथ्स काउंट करने होते हैं। यहाँ एग्जैक्ट 90 डेज देखो। या फिर अगर कभी अभी का ही रिटर्न, इस लेटेस्ट ईयर का अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट बची है तो उससे 30 दिन, विच एवर इज अर्लियर देखो। वो लेटेस्ट के बारे में ही बोल रहा है। लेकिन जब तुम्हारे पुरानी ईयर्स है, पुरानी ईयर्स 22, 23, 24 का, तुम 25 में ही बता दो कि पिछले सालों में भी तुमने क्या करके रखा है, कंप्लायंस करके रखा है। तो ये जो वर्ड्स है ना एवरी ईयर, एवरी ईयर का मतलब ये नहीं है कि पास्ट का कैसे करेंगे। पास्ट का अब भी एंटर किया ना, अब भी एंटर करने के बाद 90 दिन, या फिर रिटर्न फाइलिंग की डेट और 30 डेज उसमें से काउंट करो, विच एवर इज अर्लियर जो भी आ रही है उसके हिसाब से। मैम सपोज करो हमने एंटर किया कब, ध्यान से सुनना, मैंने एंटर किया अगस्त में। अब अगस्त में 30 डेज अगर तुम जोड़ोगे तो रिटर्न फाइलिंग की डेट कब आएगी तुम्हारी, सितंबर। पहले तो तुम्हारी रिटर्न फाइलिंग की डेट आ गई ना, तो तुम्हें रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद 30 दिन के अंदर ही फाइल कर देना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं होता, सपोज करो मैंने एंटर किया था कब, लेट से हमने एंटर किया अप्रैल में, तो अप्रैल में एंटर किया, मेरी रिटर्न फाइलिंग की डेट तो बहुत दूर है अभी, तो एंटर करने के बाद 90 दिन प्लस करो, अभी पहले क्या आ रहा है, अप्पा की डेट आ रही है, तो उसी वक्त क्या कर दो, कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दो। इस पे केस स्टडी या एमसीक्यू आ सकता है, तो इसलिए ये बात नहीं समझ में आई तो फिर से समझ लेना, अभी इसको एक बार रीड करो, नया है तो फिर से समझो इसको। हो गया। प्रियंका की रीडिंग स्पीड अच्छी है, तुम लोगों से इम्प्रूव करो। सी इट, उनको एज अ कॉम्पिटिटर लेके चलो। नहीं एक्चुअली, और ग्रुप पे कभी कोई कुछ पूछता है ना तो रिप्लाई किया करो, नहीं तो आगे तुम लोग जब खुद के डाउट सॉल्व करवाओगे कोई रिप्लाई नहीं करेगा। तुम तीनों तो आपस में अपने डाउट सॉल्व कर लोगे, इन तीनों को भी तो लेके चलना, ठीक है। यस मैम। चलो हो गया, समझ में आ गया।
चलो इसके बाद आगे क्या लिखा है, टीपीओ कौन होता है? चलो एक फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, टीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं, प्रियंका नहीं, मेहताब नहीं, हम बोलेंगे Transfer pricing officer. very good. Transfer pricing officer of person shall carry out compliance audit of every year covered under APPA and furnish the same. फिर एक टाइम लिमिट, टीपीओ को चेक करेगा। अब वो टीपीओ तुम्हारा चेक करेगा कि तुमने एक्चुअल में कंप्लायंसेस किए या नहीं। यहाँ पे अब कंप्लायंस ऑडिट कौन करेगा? तुम्हारा टीपीओ करेगा। और वो क्या करेगा, हर साल एक रिपोर्ट देगा कि हाँ भैया सब कुछ सही हुआ या नहीं हुआ, within 6 months from the end of the month in which compliance report received from person. ऊपर उसने बोला कंप्लायंस रिपोर्ट 4 कॉपी में भेजो, उसने भेजी, टीपीओ चेक करेगा। ऑडिट यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पे टीपीओ ऑडिट कर रहा है। इंस्टीट्यूट ने पूछा कि कंप्लायंस रिपोर्ट रिसीव होने के बाद कौन ऑडिट करता है? सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या फिर टीपीओ, और ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव करके मत आ जाना, सिर्फ टीपीओ यहाँ पे ऑडिट करता है, क्योंकि जनरली ऑडिट सुनते से हमारी भावनाएं जागती है कि सीए ही ऑडिट कर सकता है, सीएससी कर सकता है। नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली टीपीओ ऑडिट करता है। और टाइम लिमिट क्या है? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, फिर से एंड ऑफ द मंथ इन्होंने चालू कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें स्टार मार्क करना, ये इंक्लूड की गई है बुक में, पिछली वाली बुक में इंक्लूड नहीं थी। डन, अप्पा खत्म। अब एक और भारी से कॉन्सेप्ट पे आओ, जो भारी दिखता है पर है नहीं, पर अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इस बार इसके आने के चांसेस इसलिए क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में इस पे से कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 2 चीजों पे। लिख लिया तो बताओ। प्रियंका तुम बताएंगे मत करो, तुम्हारा हो ही जाता है। चले आगे, निशान डन। चलो अब आते हैं अपन, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक होता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट, एक होता है तुम्हारा प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी? तो बोलता है कि अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट इन्हीं चीजों से हुआ है, ठीक है, अगर क्या है प्राइमरी एडजस्टमेंट कुछ कुछ बातें बताई है, इन चीजों से है, तो ही हमको क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब प्राइमरी क्या है वो भी समझेंगे, और प्राइमरी के रीजन यही होने चाहिए तो ही समझेंगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी एडजस्टमेंट हम जाएंगे। क्या तुम दोनों फोन चला रहे हो, दीक्षा या कोई? क्योंकि मेरे प्राइमरी और सेकेंडरी एडजस्टमेंट में तो हंसने वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, नहीं नहीं है, ठीक है, चलो। तो प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या है? सबसे पहले अगर तुम्हारे ट्रांजैक्शन प्राइसेस जो है, आर्म लेंथ प्राइसेस है, उनको बढ़ाया गया है, तुम्हारी टोटल इनकम को क्या किया है? बढ़ाया गया है। और ये जो तुम्हारी टोटल इनकम को बढ़ाया गया है, या फिर तुम्हारे लॉसेस को रिड्यूस किया गया है, तुम्हारी इनकम को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तुम्हारे लॉसेस को रिड्यूस किया। तुम्हारा नुकसान किसमें? इनकम बढ़ने में भी तुम्हारा नुकसान है, लॉसेस के कम होने में भी किसका नुकसान है? तुम्हारा नुकसान है। तो बोलते हैं अगर तुम्हारी इनकम को इंक्रीज किया, लॉसेस को डिक्रीज किया गया है, और ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है वो इन्हीं रीजन से हुआ है, तब जाके सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना। इसकी पूरी स्टोरी बताती हूँ, उसके बाद ये सिर्फ रीडिंग का पार्ट बचता है। देखो सीधी सिंपल सी बात, हमारी गवर्नमेंट हमको क्या बनाती है? बेवकूफ बना रही है। इसमें भी कैसे बेवकूफ बना रही है? इनका कहना है हम ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि भाई तुम्हारा कैश का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अब वो कैश का इम्बैलेंस नहीं होने के बहाने ये लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स की रिकवरी कर रहे हैं। अब तुमको आगे जाके मैं समझाऊंगी कि एक्चुअल कैश इम्बैलेंस नाम की चीजें तो इन्होंने खुद ने ही इस सेक्शन में पूरी वॉयलेट करके रखी है। ये बोलते हैं सपोज करो ये तुमने क्या किया, अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को दे दिया, इसकी प्राइस सपोज करो होनी चाहिए थी 100 करोड़, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चल रहा है, सपोज इसकी प्राइस होनी चाहिए थी 100 करोड़, लेकिन तुम उसको दे रहे हो सिप्रस में, और क्या दिखा रहे हो कि ये क्या है? सपोज करो उल्टा ले लेते हैं, इसकी तुम प्राइजेस दिखा रहे हो कितनी 50 करोड़, और होनी कितनी चाहिए थी? 100 करोड़ प्राइस होनी चाहिए थी। खुद आके साक्षात एओ तुम्हारी क्या कर रहे हैं? इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं।
या फिर तुम लॉसेस दिखा रहे हो, कितने लॉसेस तुम दिखा रहे थे कि अरे मेरे को 100 करोड़ के लॉसेस हो गए, क्योंकि सिप्रस तक जा रही है चीजें, पता है वहां पे टैक्स वैक्स तो कुछ लगता नहीं, लॉसेस भयंकर दिखाएंगे, तो यहाँ बोल रहे नहीं तुम्हारा तो लॉस कम होना चाहिए था। दोनों ही केस में इनकम इंक्रीज हो या लॉस रिड्यूस हो, दोनों ही केस में अगर रीजन नंबर 1 एओ ने बोला है कि तुम्हारी इनकम इतनी होनी चाहिए थी और तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए थी, दूसरा तुम खुद साक्षात तुम आके बोल रहे हो कि ये मैंने रिटर्न में इनकम लिखी है और मेरी इनकम एक्चुअल में इतनी होनी चाहिए थी, तो तुमने खुद ने अपनी इनकम को क्या कर दिया, रिवाइज करके बताया है। सेकंड नंबर कि तुम खुद बोल रहे हो कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए। थर्ड नंबर, अप्पा एग्रीमेंट में तुमने एंटर किया, डेट देके रखी 1/4/2017, अप्पा एग्रीमेंट उस डेट या उसके बाद से एंटर होता है तो अप्पा के कारण इंक्रीज हुआ तो। फोर्थ, सेफ हार्बर रूल्स तुम पे अप्लाई करे गए और सेफ हार्बर रूल्स के कारण हुआ, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट डीटीएए के कारण उसने बोला ये तुम्हारी इनकम होनी चाहिए और तुम्हारी इनकम वही हो गई तो 5 रीजन खुद एओ करता है, तुम एक्सेप्ट भी कर रहे हो, तुमने खुद ने ही आगे आके बोल दिया कि मेरी इनकम तो इतनी होनी चाहिए। तीसरा, सेफ हार्बर रूल, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, और म्यूचुअल एग्रीमेंट कुछ नहीं डीटीएए होता है। या फिर अप्पा में तुमने एक स्पेसिफिक डेट दी है 1/4/17 वो, और उसके बाद एंटर किया है। ये 5 रीजन में से कोई भी रीजन होंगे तो तुमको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मैम सेकेंडरी एडजस्टमेंट है क्या? तुम्हारी इनकम हमने इंक्रीज कर दी, तुम बोल रहे थे मुझे तो 50 करोड़ रुपीस मिले, हम बोले नहीं 100 करोड़ होना चाहिए। अब एक्चुअल देखो, मैंने 50 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया, मैंने ये 50 करोड़ था मैंने क्या कर दिया 100 करोड़ कर दिया। अब एक चीज बताओ, क्या तुम्हें ये 50 करोड़ बीच का जो है तुम्हें कैश मिला क्या? वो तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हारा 50 से 100 करोड़ होना चाहिए, तुम्हें तो कैश ही नहीं मिला। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, हमको तो कैश का इम्बैलेंस नहीं चाहिए। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमने डिक्लेयर किया कि ये इनकम तुम्हारी इतनी से इतनी होनी चाहिए, जो डिफरेंस अमाउंट है तुम्हें बाहर से रीपेट्रिएट करना पड़ेगा इंडिया में, लेके आओ। हमने बोल दिया ना तुम्हारा आमलन प्राइस इतना होना चाहिए, तो वो जो डिफरेंस है उसको तुम्हें बाहर से क्या करना पड़ेगा, इंडिया में लाना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था जिस एसोसिएट से मेरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ मुझे उसी से क्या करना पड़ना रिपेट्रिएट करना पड़ता था। अब वो बोलते कोई भी एसोसिएट हो हमें उससे मतलब नहीं, तुम तो किसी भी एसोसिएट एंटरप्राइज से क्या करो, लेके आओ और इंडिया में रिपेट्रिएट कर दो। अब पॉइंट नंबर 1, तुम जिस भी से क्या कर रहे हो, रिपेट्रिएट करवा रहे हो, क्यों रिपेट्रिएट करवा रहे हो? तो बोलते हैं कि हम मान लेंगे ऐसा। लो मान लिया हमने, क्या मान लिया हमने? तो बोलते लो मान लिया हमने कि ये जो तुमने वहां पे क्या किया है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया, जिसको 50 से मैंने 100 करोड़ किया, तो जो डिफरेंस आ रहा है ना 50 करोड़, हम मान लेंगे कि अगर तुम रिपेट्रिएट नहीं कर रहे ना, तुमने उनको एडवांस दे के रखा है। लॉजिक समझे? तुम बोल रहे हो ना कि 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, हम बोलते नहीं 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, तो बोलते कि नहीं हम मान लेंगे कि वो क्या है, तुम्हारा एडवांस है। हम क्या मान लेंगे कि उसको तुमने एडवांस दिया है, तो उससे क्या हो जाएगा, बोलते अगर तुम 90 दिन के अंदर रिपेट्रिएट नहीं कर पाते हो तो वो एडवांस का इंटरेस्ट हम तुम्हारी इनकम में जोड़ते जाएंगे, तुम टैक्स देते रहना, इंटरेस्ट इनकम तुम्हारी जुड़ती जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? या तो 90 दिन में रिपेट्रिएट कर लो, और अगर तुम 90 दिन में रिपेट्रिएट नहीं कर पाते तो मान लेंगे जितना पैसा रिपेट्रिएट नहीं किया तुमने उसको एडवांस दे के रखा, और एडवांस दिया तो इंटरेस्ट तो आता ही होगा, तो हम फिक्टिशियस इंटरेस्ट तुम्हारी इनकम में बुक करते जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 1 समझो, एक तरफ बोल रहे हम ऐसा क्यों कर रहे सेकेंडरी एडजस्टमेंट, हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट इसलिए कर रहे कि कैश का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो भाई जब तुम बेचारे का इंटरेस्ट फिक्टिशियस बुक करवा रहे हो तब भी तो वो इंटरेस्ट तो कभी आने नहीं वाला, तब भी तो तुम कैश इम्बैलेंस ही क्रिएट कर रहे हो। आर यू गेटिंग? इधर क्या बोलते हैं कि कैश का इम्बैलेंस नहीं चाहिए हमको, इसलिए हमको इतना सब करना पड़ रहा है। तो भाई जब तुम फिक्टिशियस इंटरेस्ट इसको बुक करवा रहे हो तब भी तो कैश कुछ आया ही नहीं, पर तुम इसकी इनकम में क्या कर रहे हो, उसको बुक करते जा रहे हो। तो एक्चुअल तो कुछ कैश इम्बैलेंस का फंडा है ही नहीं। सीधी बात यह है कि हमने जो आमलन प्राइस बोली उसका पैसा इंडिया में चाहिए। फेमा एक्ट अप्लाई कर रहे कि इंडिया में जितना ज्यादा हो सके फॉरेन करेंसी क्या होनी चाहिए, रूट होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? और अभी इसको प्रूफ करेंगे कि कैश इम्बैलेंस कुछ है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, अब बोलते हैं
कि मैम ये जो आपने बोला 90 डेज में रिपेट्रिएट करना है, नहीं रिपेट्रिएट किया तो इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करेंगे, क्या इसका कुछ परसेंटेज हम डिसाइड करेंगे? नहीं, वो भी उन्होंने डिसाइड करके दिया है कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ तो क्या होगा, मतलब रुपी में हुआ तब कितना होगा, फॉरेन करेंसी में हुआ तो इंटरेस्ट कितना होगा, वो भी हमने दिया है कि उसी रेट पे हम इंटरेस्ट का तुम्हारा क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि सपोज करो तुमने क्या किया, इंटरेस्ट वगैरह तुम्हारा कैलकुलेट वगैरह हो गया, अब वो बोलता है कि ये जो 90 डेज होंगे उसके बाद तुम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे, तो वो कब से करोगे, डे 1 से करोगे कि 91 डे से करोगे? तो बोलते हैं 90 डेज तो तुम्हें सिर्फ दिया था टाइम, अगर तुम 91th डे पे क्या नहीं कर पाए, उसको रिपेट्रिएट नहीं कर पाए, तो डे 1 से ही तुम्हारा क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में है कि ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या है, कि कैसे भी पैसा इंडिया में लेके आओ। अब पर्सन बोल रहा है भाई मैं तो रिपेट्रिएट नहीं कर सकता, तुम जो भी कर लो मेरे बस की नहीं है कि मैं रिपेट्रिएट कर लूं, तो बोलते मत करो रिपेट्रिएट, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, तुम क्या करो, अगर रिपेट्रिएट नहीं कर सकते तो हमको 20+12+4%, एक उन्होंने क्या देके रखा है, MMRA उन्होंने परसेंटेज दिया है कि इस पे एक काम करो, तुम टैक्स पे कर दो, जितना अमाउंट तुम्हारा बाहर है ना इंडिया में, उस पे क्या करो, उस अमाउंट को लो और हमको टैक्स पे कर दो, तो हम मान लेंगे कि अब तुम रिपेट्रिएट नहीं कर सकते और आगे से तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम हम क्या नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये पूरा बेस है कॉन्सेप्ट का। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो 90 डेज का कैलकुलेशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो, फिर हम इंटरेस्ट और इसके कैलकुलेशन को पढ़ेंगे, इसके बाद सिर्फ एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट ईबीआईटी डीटीए का बचा है जो इम्पोर्टेंट है, पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म हो जाएगा। पहले इसको रीड करो, और तुमको रीड कैसे करना है देखो, पहले पॉइंटर्स लिखो, जहाँ पे पेज नंबर 20 पे लिखा है ना प्राइमरी एडजस्टमेंट, उसको नंबर 1 रखो, पहले यही रीड करना होता है। फिर उसके बाद जो केसेस लिखे ना पेज नंबर 21 पे, वो सेकंड पॉइंट है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट नीचे है, नॉन रिपेट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी, जो नीचे लिखा है ना एरो करके, वो थर्ड पॉइंट है। और फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट फोर्थ पॉइंट है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट लिखा है ना ऊपर, सबसे ऊपर लिखा है 21 पेज पे, वो तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है। सेकंड कौन सा? सेकेंड तुम्हारा केसेस वेयर सेकेंडरी एडजस्टमेंट हैज टू बी मेड। ठीक है, पहले ये 4 तक पॉइंट पढ़ो, फिर अपन आगे वो 90 डेज के कैलकुलेशन पे जाएंगे।
हो गया निशान? ओहो प्रियंका की स्पीड। यस मैम। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। म्यूट पे हो प्रियंका। मैम एक ये एक्सप्लेनेशन आपने बताना रह गया था आपका कि किसी भी अभी एसोसिएट खत्म नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट, थोड़ा ओके थांबा। ठीक हाँ है। और एक चीज और, तुम मुझे बार बार क्वेश्चंस के लिए बोल रहे हो ना, क्वेश्चंस इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मुझे टाइमिंग पता है मुझे कब देना है, तो थोड़ा सा वो जो क्वेश्चन के लिए तुम बार बार बोल रहे हो उसके लिए रुको, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स होंगे तब मेरी शीट भी तब तक रेडी हो जाएगी, तो मैं तुम लोग को दे सकती हूँ कि ये तुमको बिना देखे पहले करके रखना है। ठीक है चलो। और हम लोग पहले क्लासेस में तो ऐसा करते थे, पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन होने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि एग्जाम कंडीशन में देखे कि क्या होता है। पर तुम लोग कैसे कि कुछ तुम्हारा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट है तो तुम लोग के साथ नहीं कर सकती मैं ये, तो फिर इसलिए हम लोग साथ साथ में ही कुछ 2-2 चैप्टर के साथ लेते जाएंगे। ठीक है चलो। अब यहाँ पे बोला है सबसे पहले क्या कि यहाँ पे बोलता है कि एक प्राइमरी एडजस्टमेंट है। प्राइमरी सीधा सीधा ये कि तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो गई, तुम्हारे लॉसेस रिड्यूस हो गए, ये तुम्हारा प्राइमरी। और प्राइमरी अगर इन केसेस के कारण हुआ, कौन से केसेस, कि एओ ने बोला तुमने एक्सेप्ट किया, तुम खुद आ गए, सेफ हार्बर रूल के कारण हुआ, अप्पा के कारण हुआ, या फिर क्या हो गया तुम्हारा म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट में जाएंगे। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट का रीजन दिया है सेकेंडरी एडजस्टमेंट में, एक्चुअल में उन्होंने सेकेंडरी एडजस्टमेंट बोल के वो नहीं बताया कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता क्या है, वो उसका रीजन दिया ऊपर। अब यहाँ पे नीचे वो क्या बोलते हैं, नॉन रिपेट्रिएशन। वो बोलता है कि जब भी प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है उन रीजन से हुआ है, 90 दिन के अंदर रिपेट्रिएशन कर लो तुम्हारे एसोसिएट एंटरप्राइज से। अब बोलता है ये जो एक्सेस मनी है या पार्ट ऑफ द एक्सेस मनी है, तुम कहाँ से कर सकते हो, कहीं से भी रिपेट्रिएट कर सकते हो, किसी भी एसोसिएट एंटरप्राइज से रिपेट्रिएट करो, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया उससे रिपेट्रिएट करने की जरूरत नहीं है। चलो इसके बाद बोलता है यहाँ पे कि एक्सेस मनी क्या है, तो जो आर्म लेंथ प्राइस तुम्हारी निकाली गई, तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस जो था उसका जो डिफरेंस है वही तुम्हारी क्या है, एक्सेस मनी है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि हमने तुम्हें 90 डेज का टाइम दिया, हाँ तुमने हमें 90 डेज का टाइम दिया, और उसमें बहुत ध्यान रखना, एक जगह से अप्पा वाले में ही कंफ्यूजन आएगा, और अप्पा वाला ही तुम्हें लगेगा बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें भी हम लॉजिक से समझेंगे कि कुछ अच्छा नहीं देख के रखा है, उन्होंने अपना बेनिफिट ही ढूंढा है उसमें भी। अब वो बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि ये 90 डेज का कैलकुलेशन का क्या मतलब है, बोले तुम 90 डेज में रिपेट्रिएट नहीं कर पाए, अब हम डे 1 से तुम पे क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ पहले 90 डेज स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 अब हम पहले सीखेंगे ये 90 डेज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। बोलता खुद एओ ने तुमको बोला, एपिलेट ट्रिब्यूनल ने तुमको बोला, किसी एपिलेट अथॉरिटी ने तुमको बोला कि तुम्हारी इनकम इतनी होनी चाहिए, तो जिस दिन वो ऑर्डर आया उस ऑर्डर की डेट से ही तुम्हारा क्या स्टार्ट हो जाता है, 90 डेज स्टार्ट हो जाता है। तो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एओ या एपिलेट अथॉरिटी, ये 90 दिन तुम्हारे स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैंने 5 रीजन बताए, तो पांचों रीजन का टाइमिंग भी 90 डेज अलग अलग स्टार्ट होगा। पहले एओ ने बोला या एपिलेट अथॉरिटी ने बोला, उस डेट से ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 डेज का स्टार्टिंग हो जाएगा। सेकेंड, मैं डायरेक्टली यहाँ पे मूव करूंगी, अभी अप्पा पे नहीं जा रही हूँ मैं। इसके बाद बोलता है सपोज म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब DTAA हुआ, तो बोलता है जिस दिन तुमने DTAA का इफेक्ट दिया था, DTAA कब एंटर हुआ उसका क्या मतलब है, हो सकता है 15 साल पहले से DTAA चलता आ रहा हो, इफेक्ट तो आज भी दे सकते हो ना, आर यू गेटिंग। DTAA तो कभी भी एंटर हो सकता है, मेरा ट्रांजेक्शन आज हुआ तो उस DTAA के कारण आज मेरे ट्रांजेक्शन में अफेक्ट जा रहा है, तो जिस दिन तुमने म्यूचुअल एग्रीमेंट का इफेक्ट दिया उस दिन से 90 डेज क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड, कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, अभी अप्पा छोड़ दो, अभी मैंने अप्पा को टच भी नहीं किया, कोई भी रीजन हो, वहां पे बोलता है ड्यू डेट जो होगी तुम्हारी रिटर्न फाइलिंग की, ड्यू डेट से क्या हो जाएगा, 90 डेज स्टार्ट हो जाएंगे। पहला एओ बोलता है, एपिलेट ट्रिब्यूनल बोलता है, उसके बोलने पे जो ऑर्डर डेट है उधर से 90 डेज,
म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो जिस दिन म्यूचुअल एग्रीमेंट का तुमने इफेक्ट दिया उस दिन से 90 डेज। तीसरा यहाँ पे बोलता है कोई भी रीजन हो, बस अप्पा अभी छोड़ दो, कोई भी रीजन हो, वहां पे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से क्या लेना है, 90 डेज आपको लेते हुए चलना है। अब इसके बाद वो क्या बोलता है, अप्पा पे आते हैं। बोलता है तुमने अप्पा एंटर किया, मैंने कहा हमने अप्पा एंटर किया। बोलता है अप्पा जब तुम एंटर कर रहे थे हो सकता है क्या हो कि तुम्हारी क्या हो चुकी हो, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट निकल भी चुकी होगी और कुछ जगह पे क्या होगा, रिटर्न फाइलिंग की डेट रही होगी। तो वो दोनों के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। सबसे पहले बोलता है 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इफ अप्पा हैज बीन एंटर्ड बिफोर द ड्यू डेट। अगर तुमने अप्पा एंटर किया और तुम्हारी अभी ड्यू डेट निकली नहीं है, ड्यू डेट से पहले ही अप्पा एंटर हो चुका है, तो वहां 90 डेज कहां से स्टार्ट होंगे, ध्यान से, तुम्हारा अप्पा एंटर हुआ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और इसी में सारा लॉजिक है। तुम्हारा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अप्पा एंटर हो चुका है, तो बोलता है सुनो, ड्यू डेट से 90 डेज काउंट नहीं कर रहे हम, जिस भी दिन तुम रिटर्न फाइल करोगे वहां से तुम्हारा 90 डेज काउंट किया जाएगा। कितनी अच्छी है गवर्नमेंट, तुम देखो। ड्यू डेट बचा था, ड्यू डेट तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला जिस भी दिन तुम क्या करोगे, रिटर्न फाइल करोगे ना, ध्यान से, जिस भी दिन रिटर्न फाइल करोगे उस दिन से तुम्हारा 90 डेज चालू करेंगे। मैम ड्यू डेट तो देखा जाए तो अक्टूबर भी होती है, सितंबर भी होती है, नवंबर भी होती है। तो ड्यू डेट अगर तुम्हारी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सपोज करो अभी नहीं निकला और मैं तो जा रही हूँ सीधे मार्च में जाके रिटर्न फाइल करूंगी ताकि 90 डेज क्या हो, मेरे को लेट स्टार्ट हो। एसएससी यही सोचेगा ना, लेट फाइल करते थोड़ा रिटर्न ताकि 90 दिन भी क्या होंगे, लेट स्टार्ट होंगे। तो बोलते चलेगा, अभी तक तो सब चला रहे, लेकिन बोलते अगर 91 डे हो गया तुम रिपेट्रिएट नहीं कर पाए तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से नहीं होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बैकडेट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से स्टार्ट करेंगे। तो आर यू गेटिंग, पहले तुम्हें दिख रहा है बहुत फायदा दिया, ड्यू डेट के बाद उन्होंने डेट ऑफ फाइलिंग से 90 डेज स्टार्ट किए, चलेगा, लेकिन जब इंटरेस्ट लेने पे आएंगे वापस तुम्हें कहाँ लेके जाएंगे, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे लेके जाएंगे और वहां से तुम्हारा इंटरेस्ट लगाना क्या करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे। यही इसमें अलग था और यही इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे तो देखो, मेरे को एओ ने बोला तेरे को ऑर्डर आ गया है, एपीलेट ट्रिब्यूनल ने बोला ऑर्डर आया, ये तेरी इनकम होनी चाहिए, जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन से 90 डेज, और 91 डे हुआ तो जिस दिन ऑर्डर आया वहीं से मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अदर किसी भी केस में बोला क्या कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न है, वहां से 90 डेज स्टार्ट होगा, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो भी ड्यू डेट से ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, अगर 91 डेज हो गए। लेकिन अप्पा बोलता है अगर अप्पा में एंटर किया ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले तुमने एंटर किया, तो जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे 90 दिन वहां से स्टार्ट होंगे, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से स्टार्ट होगा। मैम अब अप्पा में एंटर किया लेकिन ऑलरेडी हमारे क्या है, रिटर्न फाइलिंग की डेट जा चुकी है, अब रिटर्न फाइलिंग की डेट का कुछ भी नहीं है, तो अब रिटर्न फाइलिंग की डेट का कुछ नहीं, तो फिर इन्होंने दिया है 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, फिर एंड ऑफ द मंथ, 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जिस दिन तुमने अप्पा में एंटर किया था तो वहां से तुम्हारे क्या होंगे, डेज चालू होंगे 90 दिन। अगर ड्यू डेट बचा है तो डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ड्यू डेट नहीं बचा तो 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जब तुमने अप्पा एंटर किया वहां से तुम्हारे 90 दिन स्टार्ट होंगे। मैम रिटर्न इंटरेस्ट का क्या होगा, तो इंटरेस्ट तुम्हारे जिस दिन तुमने अप्पा में एंटर किया था, तो एंड ऑफ द मंथ, जिस दिन तुम्हारा एंड ऑफ द मंथ अप्पा एंटर हुआ था वहीं से फिर तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो पूरा की पूरा लॉजिक कहाँ है, जब ड्यू डेट बची होती है तब इन्होंने कुछ कुछ चेंजेस किए, अदरवाइज तुम 90 डेज ऐसे ही बता दोगे कि वहीं से स्टार्ट हुआ। सिर्फ एक चेंज है तुम्हारा अप्पा वाले में, ठीक है। तो इसको ये वाला जो इन्होंने टाइम लिमिट का समरी दिया है, मुझे नहीं लगता अगर तुम लॉजिकली पढ़ोगे तो इस समरी वाले की कहीं भी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ लॉजिक एक ही याद रखना है अप्पा का, तो तुम चाहो तो इससे याद करना है तो करना, नहीं तो लॉजिक यही है कि डेट तक वो बोलेंगे कि चलेगा, और रिटर्न की इंटरेस्ट कब लगाएंगे, ड्यू डेट से लगाना, बाकी सब सेम है। बाकी म्यूचुअल का जिस दिन इफेक्ट दिया उसी दिन से फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ड्यू डेट है तो ड्यू डेट से करेंगे, सिर्फ एक जगह चेंज है, ठीक है। तो इसको भी तुमको क्या करके रखना है, रीड करके रखना है। अब मैम इंटरेस्ट की इतनी बातें हो गई, हमको ये बताओ इंटरेस्ट रेट क्या होगा।
तो बोलते हैं अगर रुपी डिनोमिनेशन में तुम्हारा ट्रांजैक्शन है, अगर तुम्हारा ट्रांजैक्शन रुपी डिनोमिनेटेड चल रहा है, तो उस केस में बोलते हैं एसबीआई का लेंडिंग रेट लेना 1 ईयर का, एसबीआई का 1 ईयर का लेंडिंग रेट लेना, और एसबीआई का ही लेना पड़ेगा, लेंडिंग रेट ही लेना पड़ेगा, वो जानबूझ के डिपॉजिट रेट भी देते हैं। तो तुम याद रखना 1 ईयर डिपॉजिट नहीं, 1 ईयर लेंडिंग रेट है, और उसमें कितना जोड़ोगे, 3.25% जोड़ना। हमारे इंडिया वाले सवा पे ज्यादा ही चलते ना, सवा पैसा, ऐसा पैसा वैसा पैसा, तो इंडियन वालों में ही 3.25 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैम ये 1 ईयर का लेंडिंग रेट कब का देखना है, तो जिस दिन तुम वहां पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके पहले का 1 अप्रैल देखो। 1 अप्रैल को जो रेट था ना, तो 1 अप्रैल के रेट में तुमको क्या करना है, लेंडिंग रेट में 3.25 ऐड करना है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है। नहीं मैम हमारा तो यूरो में हुआ है, हम तो पाउंड में बातें करते हैं, हम तो दिरहम में बातें करते हैं, तो करो। तब लेबर रेट 6 मंथ का लेना, लेबर रेट 6 मंथ का लेना ये, लेकिन यहाँ पे 30 सितंबर का लेबर रेट लेना, उसमें 3% क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस डेट कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए डेज कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी सब बहुत मक्खन है इसमें, बस इसमें याद रखना है डेज में गड़बड़ मत करना। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट देखा कि क्या रेट होगा, रुपी में है तो 1.25% 3.25% ऐड होगा, और लेबर में है तो 30 सितंबर का जो लेबर रेट होगा उसमें 3% तुम्हारा क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे मैम अगर मेरा ट्रांजैक्शन 91 करोड़ का है, 90 लाख का है, तो 90 लाख होगा तब भी कुछ नहीं करना, 1 करोड़ भी होगा तब भी कुछ नहीं करना। मतलब 1 करोड़ तक तुमको क्या दी गई है, छूट 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 दी गई है कि तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी ये सब रिपेट्रिएशन की जरूरत नहीं है, 1 करोड़ तक उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तुम फिर से देख लो, 1 करोड़ तक इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ उनके कैश इम्बैलेंस का, कुछ नहीं हुआ। फिर जब वो इंटरेस्ट फिक्टिशियस चार्ज कर रहे तब क्या हुआ उनके कैश बैलेंस का, कुछ नहीं हुआ। अब तीसरा पॉइंट पे बोलते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम पे बार बार हम क्या ना करें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करें, तो तुम एक काम करना, यहाँ पे हमको क्या भर दो, हमको टैक्सेस भर दो। कितना, 18 + 12 + 4%, तो 20 समथिंग कुछ आता है। तो बोलते 18 + 12 + 4, मैम सरचार्ज कंपलसरी है, हमेशा कंपलसरी है। तो 18 + 12 + 4% की रेट से हमको क्या भर दो, टैक्सेस भर दो एक्सेस मनी पे। जो तुम्हारी एक्सेस मनी है ना, जो तुम नहीं ला पाए, एक्सेस मनी पे तुम क्या कर दो, टैक्सेस भर दो। 1 मिनट में, आपने अभी अभी बोला था कैश इम्बैलेंस हटाने का मुहिम चल रहा है, तो अब जब टैक्स ले लिया था तो कौन सा एक्सेस मनी आ गया इनका, वापस नहीं आया, पर इनको चलेगा। तो देखो टैक्सेस ले रहे तब भी तो एक्सेस मनी नहीं आया, सिर्फ जो एक्सेस मनी था उसका इंटरेस्ट ही तो उन्होंने, टैक्सेस ही तो लिए 18 + 12 + 4 पे। अभी भी तुम्हें दिखा कि तुमको एक्सेस मनी आता हुआ दिख रहा है। अब कैश इम्बैलेंस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली इट वाज नॉट फॉर अ कैश इम्बैलेंस, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कैश इम्बैलेंस नहीं है, सीधी बात है हमने तुमको, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, अभी आगे तुम्हें पता चलेगा इसके ऊपर पेनल्टी भी लेंगे वो लोग। तुमने मिस रिपोर्टिंग की है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू की 2% की पेनल्टी भी है, और ये नहीं, अभी कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग वगैरह की पेनल्टी अलग है। तो जब भी तुम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे पहुंचोगे तो इंसान बहुत फूक फूक के कदम रखेगा, क्योंकि बहुत क्या है इसमें, पेनल्टीज है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। तो क्या ये समझ में आ गया कि इंटरेस्ट, अगर टैक्स दे रहे हो, सुनना, टैक्स दे रहे हो तो तुम्हें एक्सेस मनी पे ही टैक्स देना है, तब इंटरेस्ट इंक्लूड मत करना। जैसे कि मैंने सपोज करो आज जाके बोला, इतने टाइम पहले मेरा क्या हुआ था, 90 डेज का कैलकुलेशन चालू हुआ था, मैं आज बोल रही हूँ कि मुझे तो टैक्स देना, तो बोल रहा है सबसे पहले तो जो एक्सेस मनी उस पर टैक्स दो, और उस डेट से आज तक की डेट पे इंटरेस्ट अभी तो लगेगा, इससे आगे हम तुम्हारे को क्या नहीं लेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन बंद कर देंगे। तो 2 कैलकुलेशन चलेंगे, एक एक्सेस मनी है उसके ऊपर टैक्स, और वहां से यहाँ तक का इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा ही होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये तुम्हारा क्या है, पूरा की पूरा, बस एक चीज और याद रखना, 1 करोड़ तक अगर पहुंच गए तो ये सारा की सारा सेक्शन फेल हो जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इनको। अब जो एक्सप्लेनेशन था, अब एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ो, क्या बोल रहा है वो, पेज नंबर 21 पे,
For the removal of doubt, it is hereby clarified that excess money or part of the money may be repatriated from any associate enterprise. ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि किसी भी एसोसिएट एंटरप्राइज से तुम रिपेट्रिएट कर सकते हो, भले ही बस वो क्या है, विच इज नॉट अ रेसिडेंट, इंडिया की नहीं होनी चाहिए, बाहर से कहीं से भी रिपेट्रिएट करो। तो ये वही लिखा है प्रियंका कि तुम्हें रिपेट्रिएट करना कहीं से भी करो, हमको उससे दिक्कत नहीं है, बस नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से तुम लेके आ जाओ पैसा, हमको इतना सा चाहिए, वो नहीं ला रहे तो हमको टैक्स चाहिए। तो ये तुम्हारा सेक्शन किसका है, सेकेंडरी प्राइमरी एडजस्टमेंट का। इस पे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके दो अटेम्प्ट से कोई क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, म्यूट। पेज नंबर 31, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने एक क्या है लिमिटेशन डिसाइड की है, मतलब अलग ही टाइप के लोग हैं। ये बोलते हैं कि अगर तुमने क्या किया, लोन लिया है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से, अगर तुमने क्या किया अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से क्या लेके रखा है, लोन लेके रखा है। अब लोन ही नहीं, लोन पे क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, या फिर ऐसा ही कोई सिमिलर गारंटी, कमीशन, ऐसी चीजें जो सिमिलर नेचर की, तुम इंटरेस्ट पे ही फोकस करोगे इस पे, लेकिन यहाँ पे क्लियर क्या लिखा है, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन भी। तो बोला इंटरेस्ट एक्सपेंस या सिमिलर कुछ भी नेचर हो, तो गारंटी कमीशन दे रहे हो तो भी वो यहाँ पे 94 भी एप्लीकेबल होगा। तो बोलते हैं अगर तुम अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो एक चीज बताओ, इंटरेस्ट का भी एक लिमिट डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट मीन्स योर एक्सपेंस, तुम अपने एक्सपेंस ऐसे कुछ भी बुक नहीं कर सकते। तो बोलते हैं तुम्हारा EBITDA कैलकुलेट करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, वो कैलकुलेट करेंगे, उसका 30% निकालेंगे, उसका क्या करेंगे 30% निकालेंगे। इतना ही सिर्फ तुमको इंटरेस्ट अलाउ होगा, अगर इससे ज्यादा तुम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। EBITDA कैलकुलेट करेंगे, उसका 30% निकालेंगे, इतना ही, बस इतना अलाउड है तुमको, बाकी पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। रुकना यहाँ पे अभी, मैम हम दे रहे थे कितना, 200 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहे थे, मेरा EBITDA का निकला कितना, 170 करोड़। 170 करोड़ अलाउड, कोई दिक्कत नहीं, डिसअलाउ कितना हुआ, 30 करोड़। पर ये जो 30 करोड़ है क्या हमेशा के लिए डिसअलाउ है, नहीं, कैरी फॉरवर्ड होगा। और तुम्हें बताऊं लास्ट अटेम्प्ट अभी कौन सा, जुलाई अटेम्प्ट में, यस जुलाई 2021 में उन्होंने सिर्फ एक कैरी फॉरवर्ड पे क्वेश्चन बनाया, बच्चों को समझ ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड के ऊपर है। इन्होंने बोला है कि अगर तुम्हारा 200 करोड़ तुमने दिया, इंटरेस्ट एक्चुअल एक्सपेंस कितना है 200 करोड़, तुम्हारा EBITDA का कितना निकल रहा है 30%, 170 करोड़ निकल रहा है, तो कितना डिसअलाउ होगा 30 करोड़। तो बोलते ये 30 करोड़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते तुम। अगली बार ऐसा कुछ हुआ कि तुमको अलाउ ज्यादा होना चाहिए था पर तुम्हारा एक्सपेंसेस कम है, तो तब तुम क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। मतलब समझो जैसे मैट क्रेडिट नहीं होता, क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है, ऐसे बोल रहे हैं इंटरेस्ट को भी क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड। लेकिन फिर ले दे के वही कहानी, अगर 1 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन चल रहा है ये सब, कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या है, तुम्हारा 1 करोड़ ही निकला है, तो फिर से ये 94B भी क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सेक्शंस तुमको ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बन सकता है। अब वो वर्ड छोटा सा क्या था, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड, जिसको जनरली स्टूडेंट्स बस कैरी फॉरवर्ड ध्यान भी नहीं रखेंगे और निकल जाएगा। तो यू हैव टू बी सो प्रिसाइज विद, जब टफ पेपर आएगा, थोड़ा सा टफ मतलब आता बुक से ही है,
बस वर्डिंग्स को फोकस करना है। तो 92B में लिखा है कि या तो एक इंडियन कंपनी है जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, वो अपने दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लेती है और उसको इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन EBIT DTA का 30% ही अलाउ होगा। इससे ज्यादा अगर कुछ है तो वो डिसअलाउ होगा, लेकिन वो जो डिसअलाउ हुआ है उसको क्या कर सकते हो आप, कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हो। लेकिन जब मैं बात करती हूँ बैंकिंग कंपनी की, इंश्योरेंस कंपनी की, उन पे ये चीजें नहीं एप्लीकेबल होती है। इसको अब एक बार पूरा रीड आउट कर लो। डन। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 years। 8 years। और 8 असेसमेंट ईयर्स है या 8 years है? 8 असेसमेंट ईयर्स। बी प्रिसाइज विद द रीडिंग, ठीक है। रीडिंग का मतलब ये भी नहीं कि सब हो गया, नहीं। अब तुम समझो, उसने असेसमेंट ईयर की जगह तुमको एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर देके रखा है, 8 years फाइनेंशियल ईयर देके रखा है, तो तुम तो अगर 8 years सिर्फ सोच के गए तो तुम वहीं कंफ्यूज होगे कि असेसमेंट था कि फाइनेंशियल ईयर था। तो बी प्रिसाइज विद द रीडिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर लो, वो होली खेल लो उसके साथ कि वो असेसमेंट ईयर्स है। मैम पॉइंट नंबर सी है ना, उसमें लिखा है where the debt is issued by lender which is not associated but associated enterprise, उसका मतलब क्या है? Where the debt is issued by lender which is not, फिर से पढ़ो, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ो, तुम ही बताओगे। Where debt is issued by a lender, इतने का मतलब क्या है कि डेट किसी लेंडर ने हमको दी, हमने लोन लिया, वही बात हो गई ना, किसी ने दी, बट वो मेरी एसोसिएट नहीं। यहाँ तक क्लियर? डेट इज issued by a lender, that is not an associate enterprise, बस। but an associate enterprise provide explicit implicit guarantee, पर मेरी किसी एसोसिएट एंटरप्राइज ने इस लोन की गारंटी दे दी। आर यू गेटिंग? तो उसने अगर गारंटी दे दी किसको? लेंडर को। या फिर मैंने उससे लोन लिया जानबूझ के, उसको इंटरेस्ट दिखा रही हूँ, लेकिन मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज ने जाके डिपॉजिट कर दिया उतना ही अमाउंट जितने का मैंने यहाँ पे लोन लेके रखा था। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में मान लिया जाएगा क्या कि डेट किससे ली थी तुमने? एक्चुअल में एक एसोसिएट एंटरप्राइज से ही ली, क्योंकि घुमाने का तरीका है ना, हम तुमसे लेंगे तो 30% आ जाएगा। एक काम करते हैं, किसी और से लेते, तुम उसको क्या करना, उतना इक्वल अमाउंट दे देना।
तो जब समझ नहीं आए ना, टुकड़े टुकड़े कर करके पढ़ना, सलंग रीडिंग मत करना, ठीक है। चलो अब जाके इतना हुआ, अभी तो एनर्जी बची दिख रही है मुझे, ठीक है। अब आते हैं अपन किस पे, पेनल्टी पे। अब पेज नंबर 25 पे और छोटी 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 अच्छी सी पेनल्टीज देके रखिए, उसको करते हैं। अब यहाँ पे बोला है सीए की एक रिपोर्ट चाहिए ही होती है। देखो रिपोर्टिंग बहुत मांगी है, एक दो छोटी छोटी रिपोर्टिंग नहीं, एक नॉर्मल सीए की रिपोर्टिंग, उसके बाद कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, उसके बाद मास्टर फाइलिंग। ये 3 लेवल पे बार बार क्या करनी पड़ती है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। बोलते हैं जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हो करो। अभी हमको तो सिर्फ सबसे छोटी सी हम सीए की रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, हाईलाइट दैट 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। हमको क्या चाहिए, सीए भाई साहब सर्टिफाई करके देंगे कि हाँ हाँ यही क्या हुए थे, ट्रांजेक्शन्स हुए थे। ये हो गया हमारा 92E। मैम कहीं तो 92E आपने फिर से अभी बताया था, कहाँ पे बताया था? रोल बैक प्रोविजन। रोल बैक प्रोविजंस में अप्लाई करने की कंडीशन है कि 92E की रिपोर्ट हर साल मिलनी चाहिए थी हमको। तो बोलता है कि अगर देखो 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपको बोला कि सीए की रिपोर्ट तो नहीं दी, तुम तो नहीं दे रहे, तो एक तो ये होगा कि रोल बैक के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। दूसरा वो तुमको 1 लाख रुपए की पेनल्टी की बातें करेगा कि मुझे 1 लाख की पेनल्टी चाहिए। मैम क्या इंपॉर्टेंट है पेनल्टी लर्न करना। जुलाई 2021 में इन्होंने डीटी के पेपर में पेनल्टी भर के रखी थी, और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लगा होगा तुमको, डिस्क्रिप्शन में अगर मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी पूछी है 70 मार्क्स वाले में, तो एमसीक्यू में भी मिस रिपोर्टिंग की ही पेनल्टी भरी है। इसका मतलब अगर एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, डिस्क्रिप्शन में तो गए ही गए, उसके बाद एमसीक्यू में भी उन्होंने 8 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ मिस रिपोर्टिंग ऑफ पेनल्टी के ऊपर ही पूछा था। तो इनका ऐसा है कि जनरली ऐसा है कि पेनल्टी अब रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी, बट सीए की लाइफ में तुम्हें पेनल्टीज पे पूरा फोकस करना है, वेदर इट इज डीटी। और पिछली बार डीटी में ये काम किया था, तो इस वाले जो अटेम्प्ट तुम्हारा गया है उसमें आईडीटी में ये काम हुआ था कि उन्होंने आईडीटी में क्या किए, पेनल्टी पूछी। और इस बार तो फर्स्ट ग्रुप में लॉ में भी उन्होंने पेनल्टी पेनल्टी पेनल्टी। तो ये चीज समझ लो कि इंस्टीट्यूट को तुम्हारी मेमोरी भी टेस्ट करनी है, तो पेनल्टी भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ बोलते सबसे पहले 271AA की पेनल्टी। 271AA में उन्होंने क्या लिख के रखा है, अगर तुमने मेंटेन नहीं किए डॉक्यूमेंट्स, सुनना बहुत ध्यान से, मैं लिंक कर रही हूँ टॉपिक्स को, बोल रहे अगर तुमने डॉक्यूमेंट क्या नहीं किए, मेंटेन नहीं किए, तो याद करो जब डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करते एक जगह और एक इसका कंसिक्वेंस आता है। कहाँ बताया था कि अगर तुमने डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किए तो क्या होगा? ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर गलत। 92C2। 90, हाँ पूरा तो बोलो मैम उसमें जब डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाता है असेसी, तो फिर असेसिंग ऑफिसर उसका असेसमेंट करता है। पहला कंसिक्वेंस, अगर तुमने डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किए तो तुम्हारी आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कौन पधारेंगे, तुम्हारे एओ आएंगे। ठीक है, उतना तक तो झेल भी पा रहे थे। फिर एओ आया, एओ ने तुम्हारी इनकम को इंक्रीज किया, सुनना ध्यान से। हाँ 92C3। एओ आया, एओ ने आके तुम्हारी इनकम को इंक्रीज किया। उस इंक्रीज इनकम पे 2 चीजें नहीं मिलती। क्या नहीं मिलता? डिडक्शन तो मिलेगा, डिडक्शन 10AA एंड 6 का डिडक्शन नहीं मिलता, और अगर इनकम इंक्रीज की है तो फिर दूसरे की इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं आता है दूसरे एंटरप्राइज। ठीक है, एक तो तुमको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, 10AA नहीं मिलेगा, दूसरे की इनकम तो इफेक्ट होगी भी नहीं। उसके बाद तीसरा ये है कि जो तुमने ट्रांजैक्शन नहीं बताए थे, छुपा रहे थे ना हमसे, तो उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का 2% पेनल्टी भी दो। तो आर यू गेटिंग? एक चीज छुप गई या छुपा ली? पहला, तुमने छुपाई, हाँ हमने छुपाई। तो सबसे पहले बोलते हैं क्या कि तुमने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं मेंटेन किए, नहीं डॉक्यूमेंट मेंटेन किए, एओ भाई साहब आएंगे, वो आए, उन्होंने इनकम इंक्रीज की तो उस पर डिडक्शन नहीं देंगे, 10AA का बेनिफिट नहीं देंगे। वो तो हुआ ही हुआ, साथ में उसके ऊपर बोल रहे जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी पेनल्टी भी दो 2% की।
और तुम्हें क्या लगता है कि ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल चल रहा है तो कोई 50 लाख 60 लाख के तो ट्रांजैक्शन नहीं होंगे ऑब्वियसली, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पे तुम 2% ले रहे हो, ये वो बात है। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो इनकी चालू हुई है। बोलते तुमने मेंटेन नहीं किया, तुमने रिपोर्ट नहीं किया, तुमने फर्निश नहीं किया, तीनों के लिए सेम पेनल्टी है। तुमसे मांगा गया, तुमने नहीं दिया, तुमने क्या किया, कोई चीज रिपोर्ट ही नहीं की, या फिर क्या नहीं किया, तुमने मेंटेन नहीं किया, तीनों के लिए सेम है पेनल्टी 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब मैम देखो फिर से चलते उसी दुनिया में, तुमको बोला था कि क्या करना है, तुमको इन्फॉर्मेशन हमको फर्निश करनी, हमने तुमसे डॉक्यूमेंट मांगे, तुमने दिए नहीं दिए, फिर एओ क्या बोलेगा, मैं आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करता हूँ, उसने इंक्रीज की, उस पर डिडक्शन वगैरह देगा नहीं और फिर से यही पेनल्टी लगेगी। मतलब तीनों केस की पेनल्टी सेम। फिर एक मास्टर फाइल हम पढ़ेंगे, मास्टर फाइल के लिए अगर आपने मास्टर फाइल नहीं दी है तो 5 लाख की क्या लगती है पेनल्टी, ये रटना पड़ेगा, एमसीक्यू में ये आ सकते हैं तो रटना ही पड़ेगा इसको। फिर वो बोलते हैं देखो नीचे भी उन्हें वही दिया है, तुमने इन्फॉर्मेशन वगैरह फर्निश नहीं किया तो 2% की ही ट्रांजैक्शन वैल्यू की पेनल्टी है, तो तुम एक साथ ही उसको याद रखना। अब बात आती है, देखो 270A जहां लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, फेलियर टू रिपोर्ट ट्रांजैक्शन। कोई ट्रांजैक्शन अगर तुमने रिपोर्ट नहीं किया, अगर वो मिस रिपोर्टिंग है, मिस रिपोर्टिंग तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगा, 5 रीजन से मिस रिपोर्टिंग होता है। एक रीजन बता देती हूँ, बिजनेस की चीजें थी, तुम उसको पर्सनल नेचर की चीज को तुम बिजनेस का बता रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को तुम क्या बता रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब तुम कैसे भी क्या कर रहे हो, टैक्सेस बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये दो एक एग्जांपल है कि मिस रिपोर्टिंग क्या होता है। 270 ये बोलता है, बड़े ध्यान से, अगर कोई ट्रांजैक्शन मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम हुआ है, अगर कोई ट्रांजैक्शन में क्या है, मिस रिपोर्टिंग हुई है। अब सुनना, ट्रांजैक्शन मिस रिपोर्टिंग हुआ है मतलब तुमने गलत रिपोर्ट किया। अब या फिर से जाते हैं हम किस पे, 92 वाले वही सेक्शन में जहां मैं बोल रही थी, कोई इंफॉर्मेशन तुमने करेक्ट यूज नहीं की, तुमने रिलायबल इंफॉर्मेशन यूज नहीं की, करेक्ट यूज नहीं किया, रिलायबल नहीं है, करेक्ट नहीं है, फिर से मिस रिपोर्टिंग है, तो आर्म लेंथ प्राइस कौन कैलकुलेट करेगा, ए। उसने इंक्रीज की, तुमको डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा। चलो ये तो ठीक था, इंफॉर्मेशन वगैरह हमने क्या नहीं की, ठीक से यूज नहीं की, पर वो बोलता है कि अगर तुमने इंफॉर्मेशन वगैरह सही यूज नहीं की और वो मिस रिपोर्टिंग बन गई, तो देखो जो तुम्हारा गलत सलत चल रहा था उसका तो पेनल्टी जो होती है वो पेनल्टी होती है, लेकिन अब जो टैक्सेस निकलेंगे ना इस पे, इस ट्रांजैक्शन पे जो भी टैक्स निकलने चाहिए थे, टैक्सेस की बात करूं, इस ट्रांजैक्शन के टैक्स पे 200% की तुमको पेनल्टी लगेगी। 200% टैक्स अगर मेरा 4 करोड़ आया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 200% उसका क्या निकल जाएगा, तुम्हारी पेनल्टी लगेगी। तो ये मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए भी, और एक चैप्टर ये पूरा तुम्हारा पेनल्टी मिस रिपोर्टिंग का, वो ही पेनल्टी तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी कुछ नहीं आती। एक 269 ST SS वाली पेनल्टीज होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरी पेनल्टी ये होती है। इसके बाद तो सारी हमारी चैप्टर्स के साथ ही कवर होती रहती है, तो वो अलग से एक लिस्ट जरूर है लेकिन वो चैप्टर वाइज ही कवर हो जाती है। तो ये है तुम्हारा क्या, मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी। अब मिस रिपोर्टिंग के 2 पॉइंट बता दिए मैंने, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म बता रहे हो, या फिर क्या करो, पर्सनल चीजों को तुम बिजनेस नेचर का बताते हुए चल रहे हो, तो दिस इज योर पेनल्टी। फिर इसके नीचे तुमको 94A दिया जो हम ऑलरेडी कर चुके, NJA, नोटिफाइज जुरिसडिक्शनल एरिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आता है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। नीचे क्या दिया है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। है तो भैया ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ही है, तो क्या ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ही, लेकिन अगर ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन मोर देन 20 करोड़ है, इक्वल टू 20 करोड़ नहीं है, अगेन अ लिमिट, इसको हाईलाइट करो, ये मोर देन 20 करोड़ है। अगर तुम्हारे ट्रांजैक्शन की लिमिट मोर देन 20 करोड़ है, और ये 20 को, ये तुम्हें ना ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ये पूरे डिडक्शंस तुम अगर पढ़ के भी जा रहे हो तो वो यूजलेस होगा, क्योंकि इन डिडक्शंस पे क्वेश्चन नहीं आते, और स्पेसिफाइड डिडक्शन का क्वेश्चन ये वाले लेटेस्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने पूछ के रखा है, और सारे के सारे पूछ के पूछा था कि बताओ ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो उन्होंने 80A 80IA ये सब के ऊपर केस स्टडी बना के ऑलरेडी दे भी दी है। तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इसके क्या है, हम नाम याद करेंगे,
और इनका एक कॉमन पॉइंट ये है कि ड्यू डेट से पहले क्या होना चाहिए, इनके रिटर्न फाइल होने चाहिए, तभी ये डिडक्शंस मिलते हैं, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलते। तो मैं खुद तुम्हें बोल रही हूँ कि पूरा की पूरा डिडक्शन में ये जो ATIA, IB, IC, ID है ना, ये तुम पूरा क्या कर सकते हो, अपने लिए हटा सकते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इसमें इतनी डिटेल है कि इतने डिडक्शन कभी भी नहीं आए हैं, पूरे 7 से 8 साल के अटेम्प्ट में भी नहीं आए। तो एक बोलते हैं ना कि या तो 100% प्रिपेयर करो या फिर जितना प्रिपेयर करो। अच्छा, ये सिर्फ एक लौता पॉइंट मैं खुद बोल सकती हूँ कि मत पढ़ोगे चलेगा, सिर्फ नाम पता होना चाहिए सबके। तो हम इन सबके सिर्फ क्या करके रखेंगे, नेमिंग नोट करके रखेंगे, कुछ कुछ जो छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आ सकते हैं उसी को ही नोट करेंगे। तो बोलते अगर ये डिडक्शंस हैं तुम्हारे और इनका ही 20 करोड़ से ऊपर वैल्यू पहुंचती है तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, और तभी इन पे क्या होगा, तुमको आर्म लेंथ प्राइस के प्रोविजंस मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। 20 करोड़ से ऊपर याद रखना, इक्वल टू 20 करोड़ मत करना। तो ये तुम्हारा क्या है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। तो अभी तक अब हमारा क्या बचता है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग और तुम्हारा मास्टर फाइल, ये दो चीजें इसमें बचती है। अब तुम्हारे लिए होमवर्क ये रहेगा कि तुमको ये पूरे चैप्टर को अब रीड करके तुम रख सकते हो, रीड कर लोगे। ये आधे घंटे का चैप्टर है, कल हम इसके क्वेश्चंस और DTAA के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जितना एक्सटेंड पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो ये यहाँ तक की पूरी रीडिंग मस्ट है। और तुमको मुझे क्या भेजना है, कल की क्लास के पहले स्टिकी नोट भेजना है, सारी लिमिट्स का, सब लिमिट्स यहाँ पे कवर हो चुकी है। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग की अभी लिमिट इंक्लूड मत करना क्योंकि समझाई नहीं है, तो इसलिए इंक्लूड मत करना, बाकी सब स्टिकी नोट में लिख के रखना, ठीक है। ओके, तो कल हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली DTAA के क्वेश्चन तो कल ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो, कोई डाउट है तो यू कैन पूछो प्रियंका, डाउट है? नो मैम, नहीं है तो लीव करे। यस मैम, चलो, ओके, थैंक यू मैम। ओके।